ओके सो हाय एवरीवन। कैसा चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स? क्या हमारे ग्राफ एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पा रही हैं? हैव वी स्टार्टेड विद ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इन रॉटन ऑरेंजेस? और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो आपके असाइनमेंट में है। अब ऑल द ये प्रॉब्लम हार्ड कैटेगरी का दे रखा है, बट ट्रस्ट मी, अगर हमें ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम पता है तो हम इस वर्ड लैडर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। हैविंग सेड दैट, क्या हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता है? डू वी नो कि एक ग्राफ में जिसमें हमें एडजेसेंट से लिस्ट गिवन हो, ऐसे ग्राफ में हमें कैसे गिवन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है? रिकर्जन जो होता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम शॉर्टेस्ट पाथ गारंटी नहीं करते। चल एक बार समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। एक हमें ग्राफ गिवन है, वो ग्राफ अभी के लिए हम मान लेते हैं कि अनवेटेड ग्राफ है, यानी जो एजेस हैं उनके ऊपर कोई वेट नहीं है। इवेंचुअली हम वेटेड ग्राफ के ऊपर भी एल्गोरिथम्स देखेंगे। और दूसरा पॉइंट, जो ग्राफ है वो अभी हाल फिलहाल अनडायरेक्टेड है। अगेन ग्राफ डायरेक्टेड हो सकता है, लेकिन फॉर नाउ लेट्स टेक अनडायरेक्टेड ग्राफ। मान लेते हैं एक नोड है 0, एक नोड है 1, एक नोड है 2, एक नोड है 3, एक नोड है 4, एक नोड है 5। नोड बोलो या वर्टेक्स बोलो एक ही बात है। तो टोटल ग्राफ में 6 वर्टिसेस हैं और कुछ एजेस भी डाल देते हैं ग्राफ में। लेट्स से एक एज है हमारे पास 0 से 1, एक एज है 1 से 2, एक एज है 0 से 2। एक्चुअली लेट्स डू दिस ग्राफ एज डायरेक्टेड। ग्राफ को डायरेक्टेड कर लेते हैं ताकि हर एक एज की एक डायरेक्शन हो जाए। तो 0 से 1, 0 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 4, 2 से 4, and probably let's take 3 से 5 and let's take 5 से 4। तो हमारे को ये ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में हमें करना क्या है? इस ग्राफ में हमें, लेट मी जस्ट आल्सो मेक दिस एज 2, दिस एज 1। यहाँ पर डाल देते हैं हम अपना नोड नंबर 2, यहाँ पर नोड नंबर 1। We have to find the shortest path possible from the source node 0, अगर source given है 0, to the destination node 5। कुछ भी सोर्स और डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए सोर्स है हमारे पास 0, डेस्टिनेशन है हमारे पास 5। हमें करना क्या है? हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ होना चाहिए। लेंथ मतलब उस पाथ में हम कितनी एजेस को ट्रेवर्स कर रहे हैं, उन एजेस का काउंट हमें निकालना है। तो वही हमारे पास 0 से लेकर 5 मल्टीपल पाथ पॉसिबल है। ऐसा क्यों? एक पाथ में बोल सकता हूँ 0 से 2, 2 से 3, 3 से 5। एक्चुअली लेट मी मेक दिस एज रिवर्स। इस वाली एज को रिवर्स कर देते हैं ताकि और भी पाथ पॉसिबल हो बाय प्रोबेबली। तो लेट्स मेक दिस एज गो देयर। फिर सिमिलर तरीके से 0 से और कौन से पाथ पॉसिबल होंगे? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5। 0 से 1, 1 से 4, 4 से 3, 3 से 5। तो कम से कम हम देख सकते हैं हाल फिलहाल ग्राफ में 3 पाथ पॉसिबल है 0 से लेकर 5 के, लेकिन उनमें से हमें सबसे छोटा पाथ लाकर देना है लेंथ की टर्म्स में। अब जैसे अगर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 बोले तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 4 एजेस का पाथ। या नोड्स के टर्म्स में मांगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नोड्स आएंगे इस पाथ में। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ मांगा जाए, दैट वुड बी 0 से 2, 2 से 3, 3 से 5, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही नोड आ रही है, या एजेस के टर्म्स में बोला जाए तो 3 ही एजेस आ रही है। So we have to either print the path in terms of number of edges or we have to print the path in terms of number of nodes, या हो सकता है path ही print करने के लिए मांग लिया जाए। So my point is, or my question is, क्या हम ये shortest path find कर सकते हैं using depth first search? क्या हम एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लगाकर सोर्स नोड से डीएफएस स्टार्ट करते हुए क्या हम डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल पाएंगे? क्या डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, हमें शॉर्टेस्ट पाथ की गारंटी करता है? क्या डज इट गारंटी अस द शॉर्टेस्ट पाथ? क्या डीएफएस ये बोलता है कि भाई जिस भी नोड को मैं विजिट करूंगा मैं उसे सबसे छोटे वाले पाथ के थ्रू विजिट करूंगा? रिया, यू आर सेइंग कि प्रायोरिटी का यूज कर लेंगे, लेकिन प्रायोरिटी का यूज तब करेंगे जब वेटेड ग्राफ होगा। अभी तो अनवेटेड है। अभी तो हर एज का सिर्फ एक ही कॉस्ट है, वो है 1। एज है तो कॉस्ट है 1, एज नहीं है तो कॉस्ट 0 है। मतलब एज नहीं है तो वहां पे ट्रेवल से नहीं कर सकते हम।
अगर अगर हमें ग्राफ वेटेड दिया होता तो हम प्रायोरिटी क्यू यूज करते, जिसमें जो एल्गोरिथम का नाम है वो डाइक्सरा एल्गोरिथम बन जाता, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी तो क्वेश्चन इज कि क्या हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी रिकर्जन के थ्रू सोर्स 0 से लेकर डेस्टिनेशन 5 तक का शॉर्टेस्ट पाथ मिल पाएगा, और अगर मिल पाएगा तो कितने टाइम में। लेट्स एक्सप्लोर दिस, एक बार देखते हैं। भाई अगर हम कोई भी ग्राफ के ऊपर कोई भी एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं, डीएफएस बीएफएस, क्या ग्राफ में हमें along with the adjacency list should we also maintain a visited array, yes or no? क्या हमें इनफाइनाइट लूप में या इनफाइनाइट रिकर्जन में बचने के लिए एक विजिटेड एरे मेंटेन करना चाहिए? हर एक नोड शुरू में अनविजिटेड होगा यानी विजिटेड फॉल्स होगा, जैसे जैसे नोड्स विजिट होती जाएंगी वैसे वैसे हम विजिटेड वैल्यू को ट्रू करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ग्राफ में साइकिल हुई 3 से 4 से 3, 3 से 5, 5 से 4, तो हो सकता है आप उस साइकिल में फंसे रह जाओ इफ यू आर नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली। तो साइकिल्स में इनफाइनाइट रिकर्जन से बचने के लिए या फिर अनडायरेक्टेड एजेस से बचने के लिए 0 से 2, 2 से 0, ऐसे सिनेरियोस के लिए हम विजिटेड एरे लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम बोलते हैं कि भाई हम करंट सोर्स नोड पास कर रहे हैं, यानी डीएफएस में जो भी करंट नोड है उसको पास कर रहे हैं। तो करंट नोड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोर्स व्हिच इज 0 एंड लेट्स पास द डिस्टेंस के अभी तक हमने कितना डिस्टेंस 0 से ट्रेवल कर लिया है ये हम पास कर रहे हैं। अब भाई डीएफएस क्या कहता है, जैसे ही किसी भी नोड को पहली बार देखो उसे विजिट मार्क कर दो, उसे ट्रू मार्क कर दो। सो वी विल मार्क दिस नोड विजिटेड एंड देन हम 0 से पूछेंगे 0 तेरे कौन कौन से नेबर्स हैं, हम अपने एडजेसेंट नोड्स के ऊपर डीएफएस कॉल करेंगे। सो फटाफट से चैट में बताना है कि 0 के आपको कौन कौन से नेबर्स दिख पा रहे हैं। हम अज्यूम करेंगे कि नेबर्स हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में है। हाउ मेनी एडजेसेंट नेबर्स डू यू थिंक आर देयर फॉर 0? 2 नेबर्स हैं, एक है हमारे पास 1, दूसरा नेबर है हमारे पास 2, 2 नेबर्स हैं। So what we will be doing, we will be saying that DFS of 0 will make 2 recursive calls या 2 DFS calls, लेकिन DFS एक टाइम पर एक ही कॉल लगता है, एक टाइम पर एक ही जगह लगता है। So let's assume कि जो पहला DFS लग रहा है that is being on DFS of 1। अगर assume करें कि भाई 2 नेबर्स है 1,2, तो DFS पहले नेबर पे पहले लगेगा, यानी पहले हम कहाँ चले गए 0 से 1 पर चले गए। और क्योंकि हमने एक एज पार करी, अगर हम नंबर ऑफ एजेस को गिन रहे हैं, सिंस वी हैव क्रॉस्ड वन एज वी विल डू डिस्टेंस प्लस 1, मतलब जब हम कॉल कर रहे होंगे डिस्टेंस को +1 करके भेजेंगे। अब क्योंकि हम 1 पर आ चुके हैं वी विल मार्क द नोड 1 विजिटेड। डीएफएस अभी दूसरा वाला एज एक्सप्लोर करा नहीं है, दूसरा वाला एज में डॉटेड दिखा देता हूँ। एक टाइम पर एक ही नेबर एक्सप्लोर होता है डीएफएस में। डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट। हम जब तक आगे 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 जा सकते हैं, जब तक हम नेबर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं तब तक हम करेंगे। जिस पॉइंट पर और फर्दर एजेस नहीं मिलेंगी वहां से हम बैक ट्रैक करेंगे, वहां से हम रिटर्न करेंगे। तो करंट नोड है 1। सेम क्वेश्चन अगर 1 के टर्म्स में पूछें इन द सॉर्टेड ऑर्डर, तो उसे कौन कौन से नेबर्स दिखने वाले हैं? इन विच ऑर्डर विल यू बी एक्सप्लोरिंग द नेबर्स ऑफ 1? और ध्यान से देखना ग्राफ डायरेक्टेड है, तो सिर्फ हम 1 से आउटगोइंग एजेस देख रहे हैं, 1 की तरफ आने वाली एजेस नहीं देख रहे। इनकमिंग एज टू 1 इज नॉट द नेबर ऑफ 1, मतलब 1 का नेबर 0 नहीं हुआ, 0 का नेबर 1 है, 0's नेबर इज 1, 1 इज नॉट हैविंग 0 एज इट्स नेबर, क्योंकि 0 से 1 एज है। तो 1 के पास सिर्फ 2 ही नेबर है, 2 और 4। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं नेबर्स तो पहले हम कॉल लगा रहे हैं 2 की तरफ। तो DFS इज मेकिंग अ कॉल टू करंट इक्वल टू 2 एंड डिस्टेंस +1, यानी डिस्टेंस हो गया 2। मैं वो पाथ भी दिखा देता हूँ जो अब तक हम ट्रेवल करते जा रहे हैं। 1 से हम 2 पे गए, हमने 2 को विजिट मार्क किया, 2 ने बोला भाई मेरे नेबर्स बताओ, तो 2 के पास तो एक ही नेबर है 3, और कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं। तो 2 ने 3 पर कॉल लगाई। वी विल मेक अ कॉल टू करंट नोड इक्वल टू 3, डिस्टेंस 2 + 1 व्हिच इज 3 इटसेल्फ, यानी हम थर्ड नोड पर गए, वहां पर विजिट मार्क किया नोड को। 3 के पास कौन कौन से नेबर्स है? हाउ मेनी नेबर्स डू यू थिंक 3 हैज? ध्यान से देख के बताना है कौन कौन से नेबर्स है 3 के पास। एक ही नेबर है जो कि है 5। सो वी विल मेक अ कॉल टू DFS ऑफ 5। 3 ने 5 पर कॉल लगाई। अब क्योंकि हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, हम बोलेंगे कि भाई डेस्टिनेशन को विजिट मार्क करो, और जिस भी डिस्टेंस के साथ हमने डेस्टिनेशन पर विजिट किया है
वही हमारा आंसर है, डीएफएस ये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि डीएफएस अगर आप हर नोड को एट मैक्स एक ही बार विजिट करोगे तो जिस भी पहले पाथ में डीएफएस आपको लेके जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। बट इज इट रियली द शॉर्टेस्ट पाथ? क्या डीएफएस ने हमें जो पाथ ला कर दिया क्या ये रियली में सबसे छोटा पाथ है 0 से लेकर 5 की तरफ? ऑब्वियसली नो भाई, हमने देखा ही था सबसे छोटा पाथ अगर नंबर ऑफ एजेस के टर्म्स में मांगे तो वो 3 एजेस का पाथ था, 0 से 2, 2 से 3, 3 से 5। लेकिन जो एल्गोरिथम डीएफएस है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो ये देखता ही नहीं कि भाई कौन सा नेबर पहले मुझे डेस्टिनेशन ला कर देगा। वो तो बोलता है भाई एक नेबर है, एक और नेबर है, लेकिन दूसरा नेबर हम बाद में देखेंगे। पहला नेबर मेरे को जहां तक लेके जा सकता है वहां तक एक्सप्लोर करेंगे हम, टिल द वेरी डेप्थ, टिल द वेरी लीफ नोड हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। इसी का मतलब डीएफएस होता है। सो अगर हम बैक ट्रैकिंग नहीं लगाते, मतलब अगर हम रिटर्न करते वक्त अनविजिट नहीं करते, विजिटेड फॉल्स नहीं करते, यहां से रिटर्न करते वक्त विजिटेड फॉल्स नहीं करते, तो हमें डीएफएस करेक्ट आंसर लाकर नहीं देगा। और अगर हम बैक ट्रैकिंग कर लेते हैं, मतलब रिटर्न करते वक्त विजिट कौन विजिट कर देता है, जैसे हमने एन क्वीन में करा होगा, जैसे हमने वर्ड सर्च में करा होगा, आई थिंक हमने कुछ प्रॉब्लम्स बैक ट्रैकिंग करी होंगी, मे बी रैट इन अ मेज करा हो, जिसमें हम किसी चीज को अगर विजिट मार्क कर रहे हैं तो रिटर्न करते वक्त उसी चीज को अनविजिट मार्क करेंगे। अगर हम वो डीएफएस में कर लेते हैं तब हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तब हम सारे के सारे एक्सप्लोर कर रहे होंगे पाथ। हम बोलेंगे कि भाई पहला पाथ एक्सप्लोर करो, जब रिटर्न कर रहे हो इस पाथ से तो जिस जिस नोड से रिटर्न करते जा रहे हो उन्हें अनविजिट मार्क करते जाओ ताकि आप उन्हें किसी और पाथ से विजिट करो। तब इवेंचुअली जीरो क्या है, जीरो अपना तीसरा पाथ भी विजिट करेगा, वो भी उसको शॉर्टेस्ट नहीं मिलेगा। जीरो तीसरा पाथ भी विजिट करेगा, वो भी उसे शॉर्टेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप सारे के सारे पाथ एक्सप्लोर करते हो यूजिंग बैक ट्रैकिंग तो आपको इवेंचुअली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बैक ट्रैकिंग लगा दिया है तो आप एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हो। याद करो एन क्वींस जैसी प्रॉब्लम या फिर वर्ड सर्च जैसी प्रॉब्लम, सुडोकू सॉल्वर जैसी प्रॉब्लम, हो सकता है हमने कुछ प्रॉब्लम्स उसमें से करी हो, तो वहां पर हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते थे क्योंकि हम सारे के सारे चॉइसेस एक्सप्लोर करते थे। तो डेफिनेटली डीएफएस में अगर हम सारी चॉइसेस एक्सप्लोर नहीं कर रहे तो रॉन्ग आंसर आ रहा है। सारी चॉइसेस एक्सप्लोर करेंगे यानी सारे के सारे पाथ एक्सप्लोर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट द एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमें सॉल्व करना है तो डीएफएस इज नॉट द एल्गोरिथम व्हिच सूट्स द बेस्ट फॉर इट, क्योंकि अगर डीएफएस सॉल्व कर भी रहा है यूजिंग बैक ट्रैकिंग तो वो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है। तो डीएफएस के अलावा फिर और कौन सा एल्गोरिथम बचता है फोक्स? अगर मुझे यही सेम ग्राफ पर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो, सेम सोर्स सेम डेस्टिनेशन, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग वन नेबर एट अ टाइम टिल द वेरी डेप्थ, वी कैन एक्सप्लोर ऑल द नेबर्स टुगेदर। वी कैन एक्सप्लोर लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल। अगर हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल करते हैं तो इवेंचुअली हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है डेस्टिनेशन तक का वो मिल पाएगा, ये गारंटीड है। क्योंकि जब भी हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल करते हैं यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं तो हम अपने सारे के सारे नेबर्स पर कॉल लगाते हैं, फिर वो नेबर्स अपने सारे नेबर्स पर कॉल लगाएंगे, फिर वो नेबर्स अपने सारे नेबर्स पर कॉल लगाएंगे। तो जिस भी पॉइंट पर हम डेस्टिनेशन पे सबसे पहली बार पहुंचेंगे वो फॉर श्योर सबसे कम लेवल्स वाला पाथ होगा। भाई पहली बार कोई नोड विजिट होगा तो वो सबसे कम लेवल में विजिट होगा। जैसे कि अगर हम लेवल बाय लेवल सर्च यानी बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो होगा डिस्टेंस जीरो पर, मतलब जीरो स्टार्ट करेंगे तो तब ऑब्वियसली एक भी लेवल हमने एक्सप्लोर नहीं करा है। जब जीरो अपने दोनों नेबर्स को पुश करेगा 1 और 2 को, तो दोनों नेबर्स डिस्टेंस 1 के साथ पुश होंगे, मतलब वो अगले लेवल पे पुश होंगे। फिर ये दोनों नोड्स अपने नए नेबर्स जो अभी तक विजिट नहीं हुए हैं, अपने नए नेबर्स पुश होंगे विद डिस्टेंस 1 + 1 = 2, और फिर ये दोनों नोड्स अपने नए नेबर पुश करेंगे विद डिस्टेंस 3। तो हम देख सकते हैं कि भाई कोई भी डेस्टिनेशन अगर हमें मांगा जाए, अभी 5 है लेकिन कोई और भी डेस्टिनेशन अगर हो, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्योंकि लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करता है, रेडियस बाय रेडियस बोल सकते हो, तो सबसे पहली बार का कभी नोड अगर कोई विजिट होती है तो वो अपने शॉर्टेस्ट पाथ में विजिट होगी, प्रोवाइडेड ग्राफ अनवेटेड है, मतलब एजेस का कोई वेट नहीं है। हम जो शॉर्टेस्ट पाथ बोल रहे हैं अभी वो किस टर्म्स में बोल रहे हैं, वो हम नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ एजेस की टर्म्स में बोल रहे हैं, क्योंकि एजेस का कोई वैल्यू नहीं है अभी। सो लेट्स डू व्हाट, लेट्स कॉपी दिस ग्राफ। एक बार समझते हैं कि अगर इसी सेम ग्राफ पर
मुझे ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना हो विद द सेम सोर्स विद द सेम डेस्टिनेशन, तो हाउ विल इट गारंटी कि भाई वो मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ लाकर देगा? सो इनिशियली ऑल नोड्स आर अनविजिटेड, एक भी नोड विजिट नहीं हुई है। और मैं कह रहा हूं कि यार इस बार क्या करते हैं, जो विजिटेड एरे है ना उसको इंटीजर का बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग विजिटेड एरियाज बूलियन, कोई नोड विजिट हुई है या नहीं हुई, लेट्स असाइन डिस्टेंसेस। कोई नोड विजिट हुई है तो कितने डिस्टेंस के साथ विजिट हुई है। तो इनिशियली हम बोलेंगे कि भाई सोर्स नोड तो जीरो डिस्टेंस के साथ विजिट हुई है, मतलब सोर्स नोड का विजिटेड डिस्टेंस जीरो है। अभी बाकी कोई भी नोड विजिट नहीं हुई है तो या तो हम उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस असाइन कर देंगे यानी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, या फिर आप कोई ऐसा प्लेस होल्डर वैल्यू असाइन कर सकते हो जैसे कि -1 या -2 या -infinity, कोई भी ऐसा वैल्यू जो कभी भी डिस्टेंस नहीं बन सकता। डिस्टेंस ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं जा सकता, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी, मतलब ये नोड्स अभी तक हमें नहीं पता कितने डिस्टेंस दूर है। सोर्स खुद से तो जीरो डिस्टेंस दूर होगा, ये हमें डेफिनेटली पता है। अब याद करो जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करा करते थे तो हम किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते थे? थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। पिछले एल्गोरिथम में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च किया था। डेप्थ फर्स्ट सर्च करना यानी रिकर्जन करना, रिकर्जन करना यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना। जो भी आखिरी फंक्शन होगा वो सबसे पहले एक्सप्लोर होगा, जो भी नया सबसे टॉप मोस्ट फंक्शन होगा वो एक्सप्लोर होगा। लेकिन अब हम उसको उल्टा चाहते हैं, हम बोलते हैं कि भाई सबसे पहले नोड जो आएगी वो अपने सारे नेबर्स एक्सप्लोर करेगी, फिर उसके अगले नोड्स जो भी सबसे पहले हैं फर्स्ट इन, दे विल एक्सप्लोर देयर नेबर्स फर्स्ट, दे विल गेट फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले अपने नेबर्स एक्सप्लोर करेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा हुआ करता था? व्हाट इज अपोजिट ऑफ स्टैक? डीएफएस का अपोजिट बीएफएस, स्टैक का अपोजिट क्या होगा? एक ही डेटा स्ट्रक्चर है, that is queue. So what we will be doing, we will be running a loop to perform the shortest path algorithm, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर रिकर्जन में नहीं बनता। क्यू डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेवर्सल करना है तो लूप लगा के करना पड़ेगा। सो वी हैव अ क्यू जिसमें एक भी नोड नहीं है हाल फिलहाल, और ये क्यू हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से एलिमेंट्स को यानी लेवल बाय लेवल तरीके से एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हुए दिखेगी। इस क्यू में ऑब्वियसली मुझे सोर्स नोड तो पुश कर ही देने चाहिए। सोर्स नोड तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, सोर्स हमारे पास 0 था, डेस्टिनेशन हमारे पास 5 था, तो हम सोर्स को तो ऑलरेडी पुश कर देंगे। चलो देखते हैं आप कितने लोग मेरे को हेल्प करते हैं आंसर फॉर्म करने की। जब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का सिंपल सा फंडा ये होता है कि एक नोड क्यू में से पॉप करो, फ्रंट मोस्ट नोड, मैं फ्रंट को टॉप दिखा रहा हूँ और रियर को बॉटम दिखा रहा हूँ, मतलब कोई भी नोड इंसर्ट होगी तो वो बॉटम से इंसर्ट होगी और टॉप से रिमूव होगी। हम सिंपल सा क्या फंडा रखते हैं कि एक नोड क्यू में से निकालो, उसके नेबर्स को पुश कर दो अगर उसके नेबर्स विजिट नहीं हुए हैं तो, और जब हम नेबर्स को विजिट कर रहे हैं, जब हम नेबर्स को पुश कर रहे हैं तो हम उनके डिस्टेंस वाली एरे को भी अपडेट कर देंगे यानी उनको विजिटेड मार्क कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिथम। सबसे पहली नोड जो पॉप हुई क्यू में से दैट इज 0th नोड यानी नोड नंबर 0, सोर्स नोड। 0 ने बोला कि भाई मेरे कौन कौन से नेबर्स हैं, तो 0 के पास 2 नेबर्स हैं 1 और 2। तो 0 क्या करेगा? 0 अपने दोनों नेबर्स को पुश कर देगा। लेवल ऑर्डर तरीका मतलब अपने सारे के सारे नेबर्स को अगले लेवल में इंसर्ट कर दो। तो 0 अपने 2 नेबर्स को क्यू में पुश करेगा विद द सेम ऑर्डर 1 और 2 इटसेल्फ, लेकिन जब वो 1 और 2 को पुश करेगा विद व्हाट डिस्टेंस शुड 1 और 2 गेट विजिटेड? जब हम विजिटेड एरे में 1 और 2 को अपडेट करेंगे इन्फिनिटी से, तो हम कौन सी वैल्यू से इन दो एलिमेंट्स को अपडेट करें? 1 0 से कितना एजेस दूर है, 2 0 से कितना एजेस दूर है? अगर 0 खुद से 0 डिस्टेंस दूर है तो 0 से 1, 0 से 2 कितना डिस्टेंस दूर है? एक एक्स्ट्रा 0 + 1, डिस्टेंस ऑफ सोर्स + 1 विल बी द डिस्टेंस ऑफ नेबर। तो हम क्या करेंगे, जब भी नोड्स को पुश कर रहे हैं क्यू में तो उन नोड्स को नए डिस्टेंस से मार्क भी कर देंगे विजिटेड एरे में। विजिटेड एरे इस बार बूलियन की नहीं है, इस बार वो इंटीजर्स की है, तो हम विजिटेड एरे में इंटीजर वैल्यू को अपडेट करके इन्फिनिटी से हम मार्क कर रहे हैं एज 1। ओके, सो रिमेंबर द 2 स्टेप्स, 2 ही स्टेप्स है सिर्फ हमारे लूप के अंदर। पहला स्टेप, पहली नोड को पॉप करो, फ्रंट मोस्ट नोड को पॉप करो क्यू में से। जिस भी नोड को हम फ्रंट मोस्ट में से क्यू में से पॉप कर रहे हैं उसके नेबर्स को पुश कर दो, और जिन नेबर्स को पुश करा जा रहा है इंश्योर करना कि वो अनविजिटेड नेबर्स हो
तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि सिर्फ अनविजिटेड नेबर्स को पुश करना है, यानी ऐसे नेबर्स जिनका अभी तक डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हुआ है, जिनका अभी तक डिस्टेंस इन्फिनिटी है, सिर्फ उन्हीं नेबर्स को पुश करना है। जो ऑलरेडी जिनका डिस्टेंस कैलकुलेट हो चुका है वो शॉर्टेस्ट होगा। और दूसरा पॉइंट, जब हम नेबर्स को पुश कर रहे हैं, वी हैव टू आल्सो इंश्योर कि हम उन्हें विजिटेड भी मार्क करते हैं, मतलब हम उनकी विजिटेड एरे में डिस्टेंस को अपडेट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। एक नोड पॉप होगा क्यू में से विच विल बी 1 बोलेगा कि भाई मेरे अनविजिटेड नेबर्स को पुश करो। 1 के पास कौन कौन से अनविजिटेड नेबर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से नेबर्स आपको दिख पा रहे हैं 1 के लिए अनविजिटेड है? 0 ने 2 नेबर्स को पुश किया था 1 और 2। 1 के पास कौन कौन से अनविजिटेड नेबर्स है? ऐसे कौन से नेबर्स है जिनका डिस्टेंस वैल्यू अभी तक इंफिनिटी है? तो हम देख सकते हैं कि भाई 1 के पास 2 नेबर्स तो हैं 2 और 4, लेकिन 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना 1 डिस्टेंस से। 2 तो बोल रहा है भाई मेरे तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा पाथ मुझे ऑलरेडी मिल चुका है एक डिस्टेंस का। 1 अगर 2 तक जाएगा तो वो तो और ज्यादा डिस्टेंस लेकर जाएगा, वो तो 1 + 1 2 डिस्टेंस लेकर जाएगा। सो हम ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं लेना चाहते, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं। तो 1 के पास भले ही 2 नेबर्स थे, लूप तो दोनों नेबर्स पर लगेगा, लेकिन उस लूप में हम सिर्फ उन्हीं नेबर्स को क्यू के अंदर पुश करेंगे, क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे जिनका डिस्टेंस इन्फिनिटी है, यानी जो अनविजिटेड है। तो सिर्फ 4 ही ऐसा नोड है जो अभी तक विजिट नहीं हुआ है, मतलब 4 ही ऐसा नोड है जो अगले लेवल पर है। पहले लेवल पर सोर्स था, उसके अगले लेवल पर 1 और 2 दोनों थे, क्योंकि दोनों को जब हमने पुश किया था दोनों का डिस्टेंस वैल्यू हमने 1 1 मार्क किया। अब दोनों 1 और 2 क्या कर रहे हैं, वो अपने नेबर्स को पुश करने वाले हैं। पहले 1 पुश करेगा फिर 2 पुश करेगा। तो जब 1 पुश कर रहा है अपने नेबर्स को अनविजिटेड, तो वो सिर्फ 4 को पुश करेगा। 1 विल से कि भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही अनविजिटेड नेबर है 4, एंड व्हेन इट विल पुश 4, विद व्हाट डिस्टेंस विल इट पुश 4? कितने डिस्टेंस के साथ 1 पुश होने वाला है? 0 जो था वो डिस्टेंस 0 था, 1 और 2 डिस्टेंस 1 थे। अब जब 4 पुश होगा और इवेंचुअली 4 के बाद एक और नोड पुश होगा, वो कितने डिस्टेंस के साथ पुश होंगे? We will mark the node 4 with the distance as the current node distance, जिसने पुश किया जो करंट नोड था उसका डिस्टेंस +1, यानी डिस्टेंस 1 + 1। we will mark the node 4 visited with 2 distance, एक एक्स्ट्रा ना अगले लेवल पर है। चलो देखते हैं अब कितने लोगों को समझ आया है। You guys have to tell me the next node which gets popped out is 2. 2 किस किस को क्यू के अंदर पुश करने वाला है, and with what distance will it push them? भाई एक ही नेबर है 2 का, तो 2 का तो एक ही नेबर है 3। मान लो एक और नेबर होता, मान लो 2 का एक नेबर होता 0, उस सिनेरियो में 0 ऑलरेडी विजिटेड था। मान लो 2 का नेबर 1 होता, मान लो अनडायरेक्टेड एचटी, तो 2 का नेबर 1 है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, डोंट पुश दैट। अभी तो हाल फिलहाल 2 का एक ही नेबर है 3 विजिट नहीं हुआ है, तो वी विल पुश द नेबर 3, एंड व्हाइल पुशिंग द नेबर 3 वी विल मार्क द डिस्टेंस एज, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला था ये डिस्टेंस 0, फिर ये था डिस्टेंस 1, फिर जब 3 पुश होगा तो डिस्टेंस 1 + 1 दैट विल गेट पुश्ड एज डिस्टेंस 2। तो मैं डिस्टेंस वैल्यू को क्या कर दूंगा, मैं डिस्टेंस वैल्यू को अपडेट कर दूंगा विजिटेड एरे में, 3 के डिस्टेंस को अपडेट करके 2 मार्क कर दूंगा। कोई डिस्टेंस इंफिनिटी है मतलब वो नोड अनविजिटेड है, कोई डिस्टेंस इंफिनिटी से कम हो जाता है 0 1 2 कोई भी वैल्यू, तो वो विजिटेड हो जाता है। ओके, लास्ट 2 नोड्स को पॉप करते हैं फटाफट। पहले पॉप करेंगे 4 को, क्योंकि पहले 4 पुश हुआ था, तो 4 पॉप हुआ। 4 ने चेक किया मेरे पास कौन कौन से नेबर्स हैं, तो एक ही नेबर है 3, ऑल दो 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम दोबारा से 3 को पुश नहीं करेंगे। भाई एक नोड जो ऑलरेडी विजिटेड है वो सबसे छोटे पाथ पे विजिटेड है, सबसे छोटे डिस्टेंस वाले पाथ पे, तो लंबे पाथ से 3 को विजिट क्यों ही करना? 2 + 1 वाले डिस्टेंस से 3 डिस्टेंस से विजिट क्यों करना 3 को? तो 4 किसी को भी पुश नहीं करवाएगा। लेकिन लास्टली जब हम 3 को पॉप करवाएंगे, तो 3 के पास मार्क क्यों नहीं हो रहा, 3 को जब हमने पॉप करवाया, somehow this pen is not working, when we pop 3 के पास एक नेबर है 5, and 3 will push the neighbor 5 with the distance as distance of 3 + 1। डिस्टेंस ऑफ 3 था 2, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि एक एज ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम 3 to 5, so we will mark the node 5 as distance 3 + 1 यानी डिस्टेंस 3। अब लास्ट में जब हम ऑब्वियसली 5 को पॉप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 5 इज द डेस्टिनेशन, 5 का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता ही है विच इज 3, तो हम अपना डिस्टेंस रिटर्न कर पाएंगे। क्या ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये गारंटी कर पा रहे हैं कि हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, हाँ या ना?
क्या डेस्टिनेशन तक जाना हमारा शॉर्टेस्ट पाथ में जाना हो पा रहा है, गिवन दैट ग्राफ इज अनवेटेड, गिवन दैट जो हम पाथ की लेंथ की टर्म्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कभी भी जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात आती है तो हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च ना सोचकर हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च सोचना है। भाई हर एक एल्गोरिथम का कुछ यूज केस होता है, काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो दोनों एल्गोरिथम से सॉल्व हो जाएंगी, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम से सॉल्व होती है, जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ और सिर्फ बीएफएस से सॉल्व होगा। अब इसमें भी एक कैच आ रहा है, ये तो हो गई थ्योरी, हम इसका कोड नहीं करने वाले क्योंकि कोई ऐसा फेमस प्रॉब्लम है नहीं जिसमें प्योरली ग्राफ के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो। हम इस एल्गोरिथम के एप्लीकेशन देखेंगे। जो सबसे ज्यादा फेमस एप्लीकेशन है उसका नाम है रॉटन ऑरेंज। लेट्स डिस्कस दिस। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ ताकि उस मैट्रिक्स के थ्रू हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे। मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, देखो ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों है, ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ये बताया ही नहीं गया है कि प्रॉब्लम ग्राफ की प्रॉब्लम है। यू हैव नॉट बीन टोल्ड टू सॉल्व अ ग्राफ एल्गोरिथम। ये आपको फिगर आउट करना है कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ। रीजन बीइंग, जो आपको इनपुट मिलेगा, लेट मी जस्ट मेक अ स्मॉलर इनपुट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके, एंड चलो इतना रखते हैं, वापस उतना ही कर दिया। एनीवेज, हम फटाफट से इस पे 4 कॉलम बनाते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। तो टोटल जो ग्राफ है, ग्राफ नहीं एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं हो रखा कि ये ग्राफ की प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ रोज, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हमें गिवन है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 6 रोज और 4 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स फोक्स, मैं फटाफट से एक मैट्रिक्स तैयार करता हूँ, देन वी विल डिस्कस कि प्रॉब्लम में मांगा क्या गया है। एंड लेट्स इंसर्ट वन मोर कॉलम, वन मोर रो, ओके, ठीक है। तो लेट्स हैव वन रो हियर। सो टोटल अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास रो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड सिमिलरली कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। टोटल हमारे ग्राफ में 6 रोज 4 कॉलम जितना एक मैट्रिक्स गिवन है। हर एक सेल पर ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट करती है, एज इट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिपीट कर देती है। हो सकता है वो ऑरेंज की जगह मैंगो बोल दे, लेकिन प्रॉब्लम का क्रक्स वही रहता है। व्हाट दे से इज कि आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, इस मैट्रिक्स में 3 तरह की वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती हैं। वो 3 तरह की वैल्यूज क्या है? पहली वैल्यू है 0, जो रिप्रेजेंट कर रही है या तो कोई एम्प्टी सेल या आप मान सकते हो एक वॉल को, एक दीवार को। 0 वैल्यू रिप्रेजेंट एम्प्टी वैल्यू, या फिर मतलब वो खाली सेल है या वो वॉल है, वहां से आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगली वैल्यू जो आपको मैट्रिक्स में मिल सकती है, दैट इज अ वैल्यू 1। 1 रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश ऑरेंज। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मीनिंग है इन सबका। जहां पर भी 1 रखा है मतलब वहां पर एक फ्रेश ऑरेंज रखा है। और तीसरी वैल्यू है 2, जहां पर भी 2 रखा है मतलब वहां पर एक रॉटन ऑरेंज रखा है, मतलब एक सड़ा हुआ ऑरेंज, एक इन्फेक्टेड ऑरेंज जो फ्रेश नहीं है, एक ऐसा ऑरेंज रखा है। तो लेट मी डू व्हाट, लेट मी प्लेस 1 रॉटन ऑरेंज हियर, लेट मी प्लेस 1 रॉटन ऑरेंज हियर, लेट मी प्लेस 1 रॉटन ऑरेंज हियर। कुछ फ्रेश ऑरेंजेस प्लेस करने हैं तो एक फ्रेश ऑरेंज इधर रख देते हैं, एक फ्रेश ऑरेंज इधर, एक फ्रेश ऑरेंज इधर, एक फ्रेश ऑरेंज इधर, 3 फ्रेश ऑरेंजेस इधर रख देते हैं। लेट्स प्लेस 2 फ्रेश ऑरेंजेस हियर एंड अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सारे सेल्स पर हम क्या करते हैं, बाकी सारे सेल्स पर हम 0 रख देते हैं। सो एट एवरी सेल आइदर अ वैल्यू इज 0 और अ वैल्यू इज 1 और अ वैल्यू इज 2। सो व्हाट डू वी हैव टोटल 3 फ्रेश ऑरेंजेस या सॉरी 3 रॉटन ऑरेंजेस, या फिर इसको ऐसा मान लो 3 इन्फेक्टेड लोग हैं। ये 3 इन्फेक्टेड लोग अपने नेबर में जो भी फ्रेश बंदा होगा, मतलब जो भी अनइन्फेक्टेड बंदा होगा, जो भी हेल्दी बंदा होगा, उस हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तीनों लोग जो तीनों ऑलरेडी रॉटन है, जो तीनों ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, वो एक साथ इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। और जब वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं तो वो कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं? या तो वो टॉप वाले अपने नेबर को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं,
या फिर वो लेफ्ट वाले नेबर को कर सकते हैं, या राइट वाले, या फिर बॉटम वाले। कोई भी डायगनली इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता, फर्स्ट पॉइंट। कोई भी आप डायगनली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन, वी कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन थ्रू एम्प्टी सेल्स। कहीं पर अगर खाली सेल है वहां से हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो सकता, तो वो दीवार की तरह आपको मानना है कि एक वॉल है वहां पर। एंड व्हाट डू वी हैव टू अज्यूम इज कि जब हम एक नोड से, एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, इट टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम टू स्प्रेड द इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और फिर जब वो नया पर्सन इन्फेक्ट होगा तो वो फर्दर अपने नेबर्स को इन्फेक्ट करेगा जो भी उसको फ्रेश दिखेंगे। सो यू कैन ओनली इन्फेक्ट फ्रेश नेबर्स, यू कैन ओनली इन्फेक्ट फ्रेश ऑरेंजेस फ्रॉम रॉटन ऑरेंज। एक रॉटन ऑरेंज एक फ्रेश ऑरेंज को रॉट करेगा, फिर वो जो रॉट फ्रेश हुआ करता था वो रॉट हो चुका है, फिर वो अपने नेबर्स को रॉट करेगा। ऐसा चलता जाएगा जब तक सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस रॉट ना हो जाए, यानी जब तक सारे के सारे लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में, कितना मिनिमम टाइम लगेगा जिसमें सबके सब फ्रेश ऑरेंजेस रॉट हो जाएगा, सबके सब इंसान इन्फेक्ट हो जाए। तो लेट मी एक्सप्लेन कि इस वाले एग्जांपल में कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। ये तीनों के तीनों इंसान t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, टाइमर 0 पर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, t0 t0 t0। ये क्या करेंगे, अपने नेबर्स को इन्फेक्ट करेंगे एट t इक्वल टू 1, मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम में, अभी मान लेते हैं 1 मिनट में। तो नीचे वाला नेबर 1 मिनट में इन्फेक्ट हो गया, इसका ऊपर वाला नेबर 1 मिनट में इन्फेक्ट हो गया, इसके दोनों नेबर 1 मिनट में इन्फेक्ट हो गए। 2 नेबर्स है तो दोनों हो जाएंगे, 4 होंगे तो 4 हो जाएंगे, लेकिन एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट पास थ्रू एम्प्टी सेल। अब ये जो T1 वाले नोड है ये अपने नेबर्स को इन्फेक्ट करेंगे, तो ये T1 अपने नीचे वाले को इन्फेक्ट करेगा T2 पर, ये वाला T1 अपने ऊपर वाले को इन्फेक्ट करेगा T2 पर, ये वाला T1 अपने ऊपर वाले को इन्फेक्ट करेगा T2 पर, और ये वाला T1 जो 1 मिनट में इन्फेक्ट हुआ था अपने नीचे वाले को इन्फेक्ट करेगा T2 पर। फाइनली ये T2 वाला नोड जो 2 मिनट्स में इन्फेक्ट हुआ था वो अपने ऊपर वाले फ्रेश ऑरेंज को इन्फेक्ट करेगा T3 पर, यानी 3 मिनट्स पर। तो इस पूरे के पूरे ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि ये दो नोड्स इन्फेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ये दो नोड्स इन्फेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, एंड ये जो बाकी के चारों या इनफैक्ट 5 फ्रेश ऑरेंज है ये इन्फेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। और कम से कम कितना टाइम लग रहा है जिसमें सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस रॉट हो जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं 3 मिनट लग रहे हैं। इस ऑरेंज की वजह से 3 मिनट लग रहे हैं, अगर ये ऑरेंज ना होता तो 2 मिनट लग रहे होते, लेकिन क्योंकि अभी है तो एटलीस्ट 3 मिनट तो लगेंगे जिससे कि सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस रॉट हो जाए। हालांकि प्रॉब्लम में कॉर्नर केस भी है। पहले विदाउट दैट कॉर्नर केस क्या हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई है? टिल नाउ आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम कि हमें इनपुट में दिया क्या गया है, हमें सॉल्व क्या करना है, हमें रिटर्न क्या करना है। द मिनिमम टाइम इट टेक्स टू रॉट ऑल द फ्रेश ऑरेंजेस इफ इट इज पॉसिबल। लेकिन कॉर्नर केस क्या है प्रॉब्लम में? कॉर्नर केस ये है कि इफ इट इज इम्पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस को रॉट कर पाओ, तो आपको आउटपुट करना है -1। अगर पॉसिबल है तो मिनिमम टाइम इट टेक्स टू रॉट ऑल द ऑरेंजेस विच इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू लास्ट ऑरेंज का रॉटन वैल्यू। आखिरी जो ऑरेंज होगा, जो सबसे लास्ट में रॉट होगा, वो कितने टाइम पे रॉट हो रहा है वही आपका आंसर होगा, जो कि अभी वाले एग्जांपल में 3 मिनट था। 3 मिनट में तो सारे के सारे ऑरेंज रॉट हो ही जाएंगे, मिनिमम टाइम 3 लगेगा। अब ऑब्वियसली 3 मिनट में हो रहे हैं तो 4 मिनट में भी वो रॉटन ही है, 5 में भी वो रॉटन ही है, बट हमें मिनिमम देना है विच इज लास्ट ऑरेंज रॉटन वैल्यू या फिर उसका टाइमर वैल्यू। लेकिन कॉर्नर केस के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस 0 को रिप्लेस करके 1 रख देता हूं। प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन था कि हम डायगनली नहीं जा सकते, हम किसी ब्लॉकेड को या किसी वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी जीरोस को क्रॉस नहीं कर सकते। तो माय क्वेश्चन इज कि ये जो फ्रेश ऑरेंज है क्या ये कभी भी रॉट हो पाएगा? नॉट रियली। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये यहां तक जाएगा खत्म, इसको देखोगे तो यहां तक जाएगा खत्म, इसको देखोगे तो यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा खत्म। डायगनली तो क्रॉस कर नहीं सकते, डायगनली अलाउड नहीं है। और नीचे जाएंगे तो ब्लॉकेड है, राइट में जाएंगे तो ब्लॉकेड है। तो ये जो बंदा है ये चारों तरफ से कवर्ड है, ऊपर और लेफ्ट से तो जीरोस है इसके, मतलब एम्प्टी सेल है, और नीचे और राइट में है ही नहीं कुछ, तो ऑब्वियसली हम बाहर तो जा ही नहीं सकते मैट्रिक्स के।
तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है जिसमें कम से कम एक फ्रेश ऑरेंज ऐसा हो इनपुट में, या एक से ज्यादा भी हो, कम से कम एक फ्रेश ऑरेंज जो इन्फेक्शन स्प्रेड पूरा का पूरा हो जाता है तब भी फ्रेश रह जाता है, तब भी इन्फेक्ट नहीं हो पाता, दैट इज इफ इट इज इम्पॉसिबल टू रॉट ऑल द ऑरेंजेस वी हैव टू प्रिंट -1। तो अगर ये वाला ऑरेंज फ्रेश हमें दे रखा हो यहाँ पर तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि ये कभी भी रॉट नहीं हो पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू रॉट दिस। लेकिन अगर ये नहीं होता यहाँ पे 0 होता, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाता है, तो आंसर हमारे पास आ जाता 3। इस 3 मिनट में तो सारे के सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाएंगे। तो अभी के लिए इस कॉर्नर केस को हटाकर चलते हैं, हम बाद में कॉर्नर केस को भी संभाल लेंगे। तो फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप दिस एज 0, अभी के लिए इसको 0 मानते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या हमें मिनिमम टाइम जिसमें सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाएं ये निकालने के लिए क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च करना चाहिए? क्या पहले इस ऑरेंज को पकड़े, इस रॉटन ऑरेंज को पकड़े और ये निकालने के भाई वो कहां तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, फिर अगले रॉटन ऑरेंज को पकड़े और ये निकालने के वो कहां तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, फिर अगले रॉटन ऑरेंज को पकड़े और वो देखें कि कहां तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है? विल इट गिव अस द करेक्ट आंसर? थिंक ऑफ इट। क्या ये करेक्ट आंसर देगा? एक एक करके एक ऑरेंज को लो विच इज रॉटन, मतलब पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे लूप लगाओ, ये ढूंढ के निकालो कि कहां का रॉटन ऑरेंज है। एक बार हमें सारे रॉटन ऑरेंजेस पता चल गए तो उनका एक एक करके डीएफएस लगाओ। पहला डीएफएस पहले रॉटन ऑरेंज से, देखो कि वो किन किन ऑरेंजेस को रॉट कर रहा है और उसे कितने ऑरेंजेस को रॉट करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब मैक्सिमम टाइम उसे कितना लग रहा है। फिर अगले ऑरेंज को पकड़ना, मैक्सिमम टाइम निकालना कि उसे कितना लग रहा है। फिर लास्ट वाले ऑरेंज को पकड़ना, उसे देखना कि कितना टाइम लग रहा है। अब अगर हम इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं तो हमें क्लियरली दिख पा रहा है, अभी जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया। अगर मैं डीएफएस सिर्फ और सिर्फ 0,0 से स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा? कोई नोड विजिट होगी तो एक ही बार होगी, हम किसी भी नोड को एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करना चाहते। तो 0,0 से डीएफएस स्टार्ट करा विद टाइमर 0, विद डिस्टेंस 0। इसने अपने नीचे वाले नेबर को विजिट कर दिया विद टाइमर 1, इसने अपने नीचे वाले नेबर को विजिट कर दिया विद टाइमर 2। टाइमर एक एक प्लस होता जाएगा जैसे अभी पिछले एल्गोरिथम में करा था। इसने अपने नीचे वाले नेबर को विजिट कर दिया टाइमर 3 पर, इसने अपने नीचे वाले नेबर को विजिट कर दिया टाइमर 4 पर। तो डीएफएस तो ये बोल रहा है कि भाई 4 मिनट लगेंगे, लेकिन क्या 4 मिनट लगने वाले थे? क्या सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस को रॉट करने में 4 मिनट लगने थे? 0 1 2 3 4। क्या इस ऑरेंज को रॉट करने के लिए ये वाला नियरेस्ट ऑरेंज होगा क्या? क्या ये जो बंदा है, ये जो 4,0 पर फ्रेश ऑरेंज है, क्या इसको इन्फेक्ट करने के लिए सबसे नियरेस्ट 0,0 वाला बंदा मिलेगा? और विल इट गेट रॉटन बिकॉज ऑफ समवन एल्स? क्या ये 4,0 वाला बंदा 0,0 की वजह से सबसे पहले रॉट होगा या किसी और की वजह से रॉट होगा? क्या लगता है? Who is going to rot this 4,0 at the very first position, at the very first place? सबसे पहले सबसे नियर में कौन सा रॉटन ऑरेंज दिख रहा है जो कि 4,0 को रॉट करेगा? इस 5,0 भाई ये वाला ऑरेंज है जो इसके नियर है, जो इसको रॉट करेगा, इसको भी रॉट करेगा। ये तो सिर्फ इन दो को रॉट कर पाएगा, क्योंकि जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक ये वाला बंदा यहां तक पहुंच जाएगा। आई होप हम इमेजिन कर पा रहे हैं, सारे के सारे रॉटन ऑरेंजेस एक साथ स्प्रेड कर रहे हैं इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक एक करके इन्फेक्शन हो रहा है। तो पहले अगर सिर्फ एक सोर्स से इन्फेक्शन स्टार्ट करा, एक सोर्स से डीएफएस स्टार्ट करा, तो वो तो अपने डेप्थ तक जाएगा, वो तो लीफ नोड तक जाएगा। लेकिन अगर वो लीफ नोड तक आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा नोड्स को इन्फेक्ट कर रहा है जो कि उसके नियर है भी नहीं। तो अगर एक सोर्स से डीएफएस स्टार्ट करें तो आंसर आ रहा है 4, जो कि गलत है। सेम स्टोरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए भी होगी। चलो डेप्थ फर्स्ट सर्च तो हमें समझ आ गया कि डेप्थ फर्स्ट सर्च तो शॉर्टेस्ट पाथ लाकर देता ही नहीं, हमने ही समझ लिया था। तो डीएफएस तो आउट ऑफ गेम था ही वैसे भी, लेकिन हमने प्रूव भी कर दिया। हाउ अबाउट ब्रेथ फर्स्ट सर्च? हाउ अबाउट इस नोड को पुश करते हैं क्यू के अंदर, और जब तक ये इन्फेक्ट करता जाता है तब तक हम क्यू में से एक नोड पॉप करेंगे और उसके नेबर को पुश करेंगे। मतलब 0,0 पॉप करा, उसका नेबर 1,0 पुश कर दिया, 1,0 पॉप करा, उसका नेबर 2,0 पुश कर दिया, 2,0 पॉप किया, नेबर 3,0 पुश कर दिया, 3,0 पॉप किया, उसका नेबर 4,0 पुश कर दिया। अगेन 4,0 तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगा? 1 2 3 4। क्या क्यू के अंदर भी यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर भी हम एक सोर्स से ट्रेवर्सल स्टार्ट करें क्या? वी शुड नॉट। क्यों? क्योंकि यार अगर एक सोर्स से स्टार्ट करते हैं तो
अगेन सेम प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने लीफ नोड तक, वो अपने लास्ट अनविजिटेड नोड तक जा रहा है, और अगर वो अपने लास्ट अनविजिटेड नोड तक जाएगा तो भाई जो टाइम लगेगा इस ऑरेंज को सारे के सारे फ्रेश ऑरेंज को रॉट करने में, वो अगेन 4 मिनट लगेंगे, लेकिन 4 मिनट तो आंसर था ही नहीं, आंसर तो सिर्फ 2 ही था इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए 3 था, ओवरऑल आंसर सिर्फ 3 ही था। बट क्या ऐसा चेंज करें? What should we change in our breadth first search logic so that instead of performing traversal from one source at a time, how can we make it from all the sources together? ऐसा क्या चेंज करें अपने लॉजिक में कि हम एक सोर्स से ट्रेवर्सल ना स्टार्ट करके, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वे सारे रोटन ऑरेंज एक साथ स्प्रेड करेंगे इन्फेक्शन, तो ये पैरेललिज्म कैसे लाएं, ये कॉन्करेंसी कैसे लाएं कि ये भी इन्फेक्शन T0 से स्टार्ट कर रहा है, ये भी T0 से स्टार्ट कर रहा है, ये भी T0 से स्टार्ट कर रहा है। हाउ वी कैन इंश्योर कि जो भी इनपुट में रोटन ऑरेंजेस थे वो एक साथ अपने नेबर्स को पुश करें, एक साथ वो अपने ट्रेवर्सल को परफॉर्म करें, एंड नॉट वन ऑरेंज एट अ टाइम, वन ऑरेंज एट अ टाइम। क्वेश्चन रिपीट करता हूं हर्षा, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने एक सोर्स, सिंगल सोर्स एट अ टाइम से ब्रेथ फर्स्ट सर्च करा, हमें ये पता है कि भाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने से शॉर्टेस्ट पाथ मिल पाता है, मतलब सबसे नियरेस्ट हमें ऑरेंज मिल पाएगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन अगर एक सोर्स से स्टार्ट करें ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो आंसर गलत आ रहा है। क्योंकि अगर मान लो हम इस वाले सोर्स से 0,0 वाले सोर्स से स्टार्ट करते हैं, तो 0,0 पुश हुआ था विद डिस्टेंस 0, मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देता हूँ, डिस्टेंस 0, ये पॉप हुआ, उसने अपने नीचे वाले नेबर को यानी 1,0 को पुश कर दिया विद डिस्टेंस 0 + 1 डिस्टेंस 1, 1,0 पॉप हुआ, उसने अपने नीचे वाले नेबर 2,0 को पुश कर दिया विद डिस्टेंस 2। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक तो वैसे भी डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 लगना था, 2 मिनट तो लगने थे यहाँ तक। लेकिन क्योंकि हमने एक ही सोर्स ले रखा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक ही सोर्स से स्टार्ट किया है 0,0 से, सिर्फ इसी रोटन ऑरेंज से स्टार्ट किया है, तो अब ये अपने बिल्कुल लीफ तक जाएगा, वेदर इट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, वेदर इट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक ब्रेथ फर्स्ट सर्च चलता है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या बोलेगा भाई, इसको भी पॉप करो, उसका नेबर 3,0 फ्रेश है, उसको पुश करो विद टाइमर 2 + 1 3, जैसे यहाँ पर आगे गलत हो चुका है, 3,0 भी पॉप हो, उसने भी अपने नीचे वाले नेबर 4,0 को पुश कर दिया विद टाइमर 4। अगर टाइमर 4 आंसर दे दिया तो आंसर गलत है, आंसर 4 नहीं था, 4 मिनट नहीं लग रहे सारे ऑरेंज को रॉट करने में, 3 मिनट में ही काम हो जाएगा, 2 मिनट यहाँ पर, 2 मिनट यहाँ पर, 2 मिनट यहाँ पर, 3 मिनट इधर, 3 ही मिनट में काम हो रहा था। सो हाउ कैन वी इंश्योर कि हम सिंगल सोर्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च ना करके हम मल्टी सोर्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे कर सकते हैं, मतलब हम कैसे ये इंश्योर करें कि इन्फेक्शन सिर्फ 0,0 ना स्टार्ट कर रहा हो एक टाइम पर, लेकिन तीनों के तीनों रोटन ऑरेंज या जितने भी रोटन ऑरेंज इनपुट में है वो सारे के सारे रोटन ऑरेंज एक साथ इन्फेक्शन स्प्रेड करें। हाउ वी कैन इंश्योर दिस कि जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं तो हम डिस्टेंस 0 से स्टार्ट करते हैं, और जो भी डिस्टेंस 0 वाली नोड होती है, जो भी सोर्स नोड होती है, रूट नोड होती है, उन्हें हम क्यू में डाल देते हैं बिफोर स्टार्टिंग अवर लूप स्टार्ट होने से पहले जो भी रूट नोड होती है उसे क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। फिर लूप स्टार्ट होता है और हम बोलते हैं कि एक नोड को पॉप करो और उसके नेबर्स को पुश करो, 0 पॉप होगा उसके नेबर्स पुश होंगे, 1 पॉप होगा उसके नेबर्स पुश होंगे, एंड सो ऑन। हम क्या करते हैं, हम जो भी रूट नोड होती है, जो भी सोर्स नोड होती है, उन्हें क्यू के अंदर पुश कर देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट अ लूप। तो अगर हमारे पास इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक सोर्स होता तो हम एक नोड पुश करते क्यू में, एंड देन वी वुड स्टार्ट द लूप, देन वी विल स्टार्ट द लॉजिक, एक नोड पॉप करो उसके नेबर्स पुश करो। अब क्योंकि एक सोर्स नहीं है, अब क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस हैं, तो व्हाट शुड वी चेंज? दिस इज द बिगेस्ट हिंट, आई कैन नॉट गो मोर देन दिस, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन द एल्गोरिथम इटसेल्फ। अगर हमें एक सोर्स गिवन होता था तो हम एक नोड को क्यू में पुश करते थे और फिर ट्रेवर्सल स्टार्ट करते थे। अब अगर मल्टीपल सोर्सेस हैं तो ऐसा क्या करें जिससे सारे सोर्सेस एक साथ अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट कर पाए एक एक करके? भाई जितने भी सोर्स नोड हैं, जितने भी रोटन ऑरेंज हैं, उन सारे के सारे रोटन ऑरेंज को क्या करो, उन सारे के सारे रोटन ऑरेंज को क्यू के अंदर इंसर्ट करवा दो और फिर ट्रेवर्सल स्टार्ट करो, फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट करो, फिर बोलो एक नोड को पॉप करो उसके नेबर पुश करो, उसको पॉप करो उसके नेबर पुश करो। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल स्टार्ट विद माय
मैट्रिक्स, और मैं अपनी पूरी की पूरी मैट्रिक्स पे क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा. लेट मी क्रिएट क्यू एज वेल. आई एम क्रिएटिंग अ क्यू. क्यू शुरू में खाली है, लेकिन व्हाट आई विल बी डूइंग इन माय क्यू इज आई विल पुश ऑल द रो कॉमा कॉलम वैल्यूज. जितने भी रो कॉमा कॉलम पर रॉटन ऑरेंज पड़ा है, यानी सोर्स नोड पड़ी है, रॉटन ऑरेंज इज इक्वल टू अ सोर्स, वहां से ट्रेवर्सल स्टार्ट होगा. जितने भी सोर्सेस पड़े हैं, मल्टी सोर्सेस, उन सब को मैं क्या करूंगा, अपने क्यू के अंदर पुश करवा दूंगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म मल्टी सोर्स बीएफएस. कुछ नहीं है मल्टी सोर्स बीएफएस, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं. बस इतना सा डिफरेंस है कि एक सोर्स ना होकर एक से ज्यादा सोर्स है. तो शुरू में, बिफोर इवन स्टार्टिंग अवर लूप, वी शुड नॉट पुश वन रूट नोड, बट वी शुड पुश ऑल द रूट नोड्स व्हाटएवर वी हैव. तो हम देखेंगे कि भाई 0,0 एक रूट नोड है, चलो भाई क्यू के अंदर 0,0 डाल दिया. फिर हम देखेंगे कि 3,3 एक रूट नोड है, कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली लूप लगाकर, सारे के सारे सेल्स पर लूप लगाओ. फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, j इक्वल टू 0, j लेस देन m, वो नॉर्मल लूप. चेक करो कि कहाँ कहाँ पर 2 पड़ा है, तो पता चलेगा 3 सेल पर 2 पर है, 2 पड़ा है, यानी 3 सेल रॉटन है. तो इन तीनों की तीनों सेल को मैट्रिक्स में डाल दो, क्यू के अंदर डाल दो. तो आई विल पुश 0 0 3 3 एंड 5 0. तीनों के तीनों ऑरेंजेस जो ऑलरेडी रॉटन थे, उन्हें हमने क्यू के अंदर इंसर्ट करवा दिया. हम दो चीजें करते थे, जिस भी नोड को पुश कर रहे होते हैं क्यू के अंदर, उसको विजिट भी मार्क कर देते हैं. सो फॉर अस ये जो नोड्स हैं, तीनों नोड्स ऑलरेडी विजिटेड है, तो इन्हें विजिट मार्क करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है. लेकिन अगर आप चाहो तो इन्हें विजिट मार्क करने के लिए -1 से अपडेट कर सकते हो. Either you can use the node value 2 itself as visited value, या फिर आप अपडेट करके 2 को -1 मार्क कर सकते हो. -1 will represent a visited value. तो मैं ड्राई रन के लिए क्या करूंगा, मैं ड्राई रन के लिए जो भी नोड विजिट होती रहेंगी उन्हें स्लैश मार्क करता जाऊंगा, एंड स्लैश विल रिप्रेजेंट दे आर विजिटेड. मतलब जहां पर भी विजिटेड आपको दिखेगा, मतलब वहां पर आपको स्लैश दिखेगा, बट कोड में वहां पर हम -1 डाल देंगे. मैट्रिक्स ऑफ i, j को -1 से अपडेट करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. अब देखते हैं कैसे मल्टी सोर्स बीएफएस काम करेगा, कैसे रॉटन ऑरेंज एक साथ सारे सोर्सेस से ट्रेवर्सल स्टार्ट करेगा. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0,0. बाय द वे, अगर हमें एक डिस्टेंस एरे बनाना ही है तो हमें विजिटेड मार्क करने की नीड नहीं पड़ेगी. अगर आपको डिस्टेंस एरे नहीं बनाना तो आपको डिस्टेंसेस पुश करने पड़ेंगे. What do you guys want me to do? क्या मैं एक और मैट्रिक्स बनाऊं जिसमें मैं डिस्टेंसेस स्टोर करूं, मतलब इस नोड का क्लोजेस्ट रॉटन ऑरेंज कितना दूर है, इस नोड का क्लोजेस्ट रॉटन ऑरेंज कितना दूर है. क्या मैं एक डिस्टेंस एरे बनाऊं, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाऊं, या फिर जो डिस्टेंसेस मेरे को जिस भी नोड के चाहिए वो मैं नोड के साथ साथ ही पुश कर दूं इन द क्यू इटसेल्फ along with row comma column. How about pushing the distance along with this? सिंपल तरीका ऑब्वियसली यही है कि जिस भी रो कॉमा कॉलम को आप विजिट कर रहे हो उसका आप डिस्टेंस भी पुश कर दो साथ के साथ. दो चीजें पुश कर रहे हो तो एक और चीज पुश कर लो. उस सिनेरियो में आपको एक और नया मैट्रिक्स, एक डिस्टेंस नाम का मैट्रिक्स, विजिटेड मैट्रिक्स नहीं बनाना पड़ेगा. सो व्हिच एल्गोरिथम डू यू गाइस वांट मी टू कवर? क्या मैं एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाऊं और क्यू में सिर्फ रो कॉलम पुश करूं, या फिर क्यू के अंदर ही डिस्टेंस पुश कर दूं ताकि मुझे एक नया मैट्रिक्स ना बनाना पड़े? पुश डिस्टेंस इन क्यू, लेट्स डू दैट. ऑब्वियसली लॉजिकल भी वही है और सिंपल भी वही है. तो जब मैंने तीनों रूट नोड को पुश किया तो मैंने उनके डिस्टेंसेस को भी पुश कर दिया, डिस्टेंसेस 0 के साथ. ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस निकालना है, आखिरी नोड कितने डिस्टेंस में विजिट हुई है वो हमारा आउटपुट है. चलो लेट्स स्टार्ट. लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि एक नोड को पॉप करो क्यू में से और उसके अनविजिटेड नेबर्स को, यानी फ्रेश ऑरेंज वाले नेबर्स को पुश कर दो क्यू के अंदर. और जब पुश कर रहे हो उन फ्रेश ऑरेंजेस को तो उन्हें विजिट भी मार्क कर देना. तो स्टार्ट करते हैं. द पहला नोड जो क्यू में से पॉप होगा वो है 0,0. 0,0 चेक करेगा क्या मेरा कोई नेबर है जो फ्रेश है. तो भाई हम बोलेंगे कि टॉप में तो कोई भी नहीं है, लेफ्ट में कोई भी नहीं है, राइट में एक एम्प्टी सेल है, ये 0 है, मतलब वहां पे भी नहीं जाना. बॉटम में एक फ्रेश ऑरेंज है तो बॉटम वाला सेल पुश होगा. तो जब हम बॉटम वाले सेल को पुश करेंगे, क्यू में तो हम हमेशा बॉटम में पुश करते हैं, रियर साइड, दिस इज रियर साइड, दिस इज फ्रंट साइड. क्यू में हमेशा हम लास्ट में पुश करते हैं. सो वी विल पुश द बॉटम नेबर 1,0, बट लेट्स सी हु कैन आंसर दिस. जब हम नेबर को पुश कर रहे हैं, जब हम 1,0 को पुश कर रहे हैं, विद व्हाट डिस्टेंस विल वी पुश 1,0? अगर 0 0 स्प्रेड कर रहा है इन्फेक्शन टुवर्ड्स 1 0,
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्प्रेड द इन्फेक्शन टुवर्ड्स इट्स नेबर, कितने टाइम में वो अपने नेबर पे इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा. It will take 1 unit of time. So the distance with which we will push 1,0 will be 0 plus 1, 1 unit. एक यूनिट में, एक डिस्टेंस दूर, एक यूनिट दूर, एक टाइम दूर, मतलब एक मिनट बाद. So we will push 1,0, लेकिन क्योंकि मल्टी सोर्स BFS है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि 0,0 पॉप हुआ तो अगला 1,0 पॉप होगा, फिर उसका अगला 2,0 पॉप होगा, फिर अगला 3,0. नहीं, एक सोर्स एक साथ एक टाइम पर ट्रेवल नहीं कर रहा, सारे सोर्सेज एक साथ कर रहे हैं. जब पहला नोड पॉप हुआ 0,0 तो उसने अपने नेबर्स पुश करे. अब जो अगला नोड पॉप होगा क्यू में से वो अगला सोर्स होगा. दिस इज द ब्यूटी. एक ही क्यू में सारे काम हो रहे हैं, एक ही क्यू में सारे सोर्सेज हैंडल हो रहे हैं, अलग अलग क्यू बनाने की नीड नहीं है. जो अगला नोड पॉप हो रहा है वो अगला सोर्स पॉप हो रहा है 3,3, यानी ये वाला नोड. बाय द वे, जब हमने नीचे वाले नेबर को पुश किया तो हमने उसे विजिट भी मार्क कर दिया है, हमने उसे -1 मार्क कर दिया है. ओके, जब 3,3 पॉप होगा वो अपने कौन कौन से फ्रेश ऑरेंजेस नेबर्स को पुश करवाएगा. उसके टॉप लेफ्ट बॉटम राइट में से कौन कौन से नेबर्स ऐसे हैं जो फ्रेश ऑरेंजेस हैं. देयर आर 2 नेबर्स, 3,2 एंड 2,3. जिस भी ऑर्डर में आप पुश करवाते हो उसके अकॉर्डिंग आप स्टोर कर लेना क्यू के अंदर. अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले आ जाता है 3,2, फिर आ जाता है बाद में 2,3. ऑर्डर डजंट मैटर, चारों नेबर्स इक्वल डिस्टेंस दूर होंगे. अगर ये वाला नोड 0 डिस्टेंस था तो इसके नेबर्स 0 + 1 1 डिस्टेंस होंगे. तो दोनों ही नेबर्स जब हम पुश कर रहे हैं तो हम दोनों को ही डिस्टेंस 0 + 1 1 के साथ पुश करेंगे, नॉट टू 1 डिस्टेंस. भाई जब इसने पुश करवाया था 0,0 ने, तो इसने किसको पुश करवाया था? 1,0 को पुश करवाया था. जब 3,3 पुश करवा रहा है तो वो 3,2 और 2,3 को पुश करवा रहा है. तो जब वो 0 डिस्टेंस था तो उसके नेबर 0 + 1 1 डिस्टेंस होंगे. ये नोड अगर 0 डिस्टेंस था तो इसके नेबर्स 1 डिस्टेंस दूर होंगे. तो लेट मी मार्क इट. इसने जब अपने नेबर्स को पुश करवाया तो उन दोनों को ही विजिट मार्क कर दिया, यानी मैट्रिक्स के अंदर उन दोनों की वैल्यू -1 मार्क कर दी. ओके, अगला नोड जो पॉप होगा दैट इज 5,0. स्पेस कम है इसलिए मैं जो बाकी नोड्स है उन्हें अगले लेवल पे लिख रहा हूँ, मतलब एक और क्यू बना रहा हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि 2 क्यू बनाई है हमने, एक ही क्यू है, उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यूइंग ऑन द बॉटम. पहले ये नोड्स है, फिर उसके बाद ये नोड्स है. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, जब 5,0 पॉप होगा तो वो अपने कौन से नेबर्स को पुश करवाएगा? 5,0 इज दिस नट, दिस कॉर्नर वन, नीचे वाला बॉटम लेफ्ट वाला कॉर्नर वाला जो रॉटन ऑरेंज है, उसके कौन से नेबर को पुश करवाएगा एंड विद व्हाट डिस्टेंस विल इट पुश इट? कितने डिस्टेंस के साथ पुश होगा और कितने नेबर्स ऐसे हैं जो पुश होंगे? एक ही नेबर है विच इज 4,0, टॉप वाला नेबर जो फ्रेश है, तो सिर्फ टॉप वाला नेबर पुश होगा. 4,0 पुश हुआ. जब 4,0 पुश हुआ तो डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस +1, यानी डिस्टेंस 0 + 1 डिस्टेंस 1 के साथ पुश हो गया. तो जब ऊपर वाले नोड को पुश किया तो उसे विजिट भी मार्क कर दिया. जैसे किसी भी नोड को पुश कर रहे हो उसे -1 मार्क कर दो, ताकि एक नोड बार बार विजिट ना हो. मतलब ऐसा ना हो कि ये वाला फ्रेश ऑरेंज इसको पुश करवा रहा है, ये वाला फ्रेश ऑरेंज इसे पुश करवा रहा है, ये वाला इसे, ये वाला इसे. साइकिल में नहीं फंसना. 4,0 3,0 को, 3,0 4,0 को, इनफाइनाइट साइकिल हो जाएगी वो. सो टू एंश्योर वी आर नॉट गेटिंग स्टक इन इनफाइनाइट साइकिल, हम किसी भी नोड को पुश कर रहे हैं तो हम उसे विजिट मार्क कर देंगे, ताकि कोई विजिटेड नेबर को हम पुश ना करवाएं. चलो आगे चलते हैं. अगला नोड जो पॉप हुआ, देखो क्यों कैसे चल रही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से, यानी इस तरीके से. पहले ये सारी नोड्स हैं, फिर ये वाली नोड होंगी, फिर डिस्टेंस 2 वाली आएंगी, फिर डिस्टेंस 3 वाली आएंगी, डिस्टेंस एक एक करके बढ़ेगा. तो जब अगला नोड पॉप करेंगे तो वो 1,0 पॉप होगा. 1,0 यानी ये वाला नोड, ये कौन कौन से नेबर्स को पुश करवाएगा? अब थोड़ा सा जल्दी ड्राइव करते हैं. कौन कौन से फ्रेश नेबर दिख रहे हैं आपको? 1,0 के लिए कौन कौन से फ्रेश ऑरेंजेस है? एक ही है 2,0 बॉटम वाला. तो बॉटम वाला पुश हुआ, विद व्हाट डिस्टेंस विल इट पुश 2,0? कितने डिस्टेंस के साथ 2,0 पुश होगा? 10 का डिस्टेंस है 1, तो उसका नेबर पुश होगा 1 + 1 2 डिस्टेंस, एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस. नेबर्स हम हमेशा अगले लेवल पर, अगले डिस्टेंस पर, अगले टाइम पर विजिट करते हैं. याद करो, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3. जब भी नेबर्स पुश करते हैं तो डिस्टेंस +1 के साथ पुश करते हैं. तो 2,0 गेट्स विजिटेड विद डिस्टेंस 2, और जब विजिट कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसे
-1 मार्क कर रहे हैं इन द मैट्रिक्स। 3,2 पॉप हुआ, 3,2 इज आई थिंक दिस वन। इसने बॉटम वाले नेबर को पुश करवाया विच इज 4,2। 4,2 भी पुश हो गया विद डिस्टेंस 1 + 1 डिस्टेंस 2 ओनली, सेम था इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया। डिस्टेंस अगेन वी पुश इट विद 2 एंड इवन फॉर 2,3 इज दिस नोड, 2,3 इज दिस वन। मैंने बाय द वे मार्क नहीं करा विजिटेड, नीचे वाला जब पुश हुआ तो विजिट मार्क हो गया। जब 2,3 पॉप हुआ, कौन सा नेबर पुश होगा, कितने डिस्टेंस के साथ पुश होगा? लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, इनमें से कौन सा नेबर फ्रेश दिख पा रहा है और कितने डिस्टेंस के साथ पुश होने वाला है? टॉप नेबर है विद द डिस्टेंस एज करंट डिस्टेंस 1 + 1 2 डिस्टेंस 2। भाई अगला नोड है तो अगला डिस्टेंस के साथ विजिट होगा, सो इट विल बी 1,3 विद डिस्टेंस 1 + 1 डिस्टेंस 2। आई एम राइटिंग डिस्टेंस 2। ठीक है, ये एरो अभी के लिए हटा रहा हूं जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोड विच गेट्स पॉप्ड आउट फ्रॉम द क्यू इज 4,0। 4,0 जब पॉप होगा, यानी ये वाला नोड जब पॉप होगा तो ये किस नेबर को पुश करेगा? ध्यान से देखना है। 4,0 के पास एक ही फ्रेश ऑरेंज है। देखो एक साथ स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन, ये भी स्प्रेड कर रहा है, ये भी स्प्रेड कर रहा है, ये भी स्प्रेड कर रहा है इवेंचुअली। तो एक साथ मल्टी सोर्स बीएफएस हो रहा है एक ही क्यू के अंदर, ऐसा नहीं मल्टीपल क्यूज बनाई है। तो जब 4,0 पॉप हुआ तो उसने अपने टॉप नेबर को पुश करवाया, यानी 3,0 को पुश करवाया विद डिस्टेंस एज 1 + 1, अगेन डिस्टेंस 2, 1 + 1 इज डिस्टेंस 2। ओके जी, और जब पुश करवाया तो विजिट भी मार्क करवा दिया। आगे चलते हैं। अगला नोड जो पॉप हुआ वो 2,0 पॉप हुआ। 2,0 पॉप होने पर हमने 2,0 के नेबर्स को पुश करवाया। 2,0 इज आई थिंक दिस पर्टिकुलर नोड, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन। अब ध्यान से देखो, अभी जब तक हम पिछला एल्गोरिथम कर रहे थे एक सोर्स से, तो ये वाला नोड अपने बॉटम वाले नेबर को पुश करवा रहा था, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4। लेकिन अब बताओ, अब क्या ये 2,0 वाला नोड अपने बॉटम नेबर को पुश करवाएगा क्या? विल इट पुश अ विजिटेड नेबर? क्या ये नोड -1 वाली वैल्यू को, यानी विजिटेड वैल्यू को पुश करवाएगा क्या? if a fresh orange is already rotten, it is already visited, will be visited again? क्या एक already visited वैल्यू को दोबारा विजिट करेंगे? नहीं। So this is the beauty of multi-source BFS. This is the beauty of Q. Q खुद ब खुद सारे के सारे rotten oranges को शुरू में पुश करने से खुद ब खुद ही हैंडल कर पा रहा है कि लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल तो हो, लेकिन एक साथ सारे सोर्सेज पर हो, सारे सोर्सेज एक साथ ट्रेवल स्टार्ट कर दे। तो इसने यहां तक इन्फेक्शन स्प्रेड किया, उसके आगे इन्फेक्शन नहीं गया। सिमिलर तरीके से जब हमने अब 4,2 पॉप करना है, नेक्स्ट नोड 4,2 पॉप हुआ, 4,2 इज आई थिंक दिस नोड, इसके पास भी कोई नेबर नहीं है जो फ्रेश है। नेक्स्ट 1,3 पॉप हुआ, 1,3 भी बोल रहा है 1,3 इज दिस नोड। मैंने बाय द वे इसको विजिट मार्क नहीं किया था, भूल गए थे आप। तो दिस नोड वाज ऑलरेडी विजिटेड, जब पुश किया था तो विजिट कर दिया था। 1,3 जब पॉप हुआ, इसके पास एक ही नेबर है 0,3 का, एंड इट विल पुश दैट 0,3 नेबर with what timer? It will push the neighbor at timer 2 + 1. It will push the neighbor at timer 3. So we will push the distance as 3. लास्ट दो नोड्स बचे हैं, ऑलमोस्ट एल्गोरिथम हो चुका है। सेकेंड लास्ट नोड पॉप होगी 3,0। 3,0 इज दिस नोड। बाय द वे जब हमने इसको पुश किया तो हमने विजिट मार्क कर दिया है। 3,0 पॉप हुआ, क्या 3,0 के पास कोई नेबर दिख रहा है? इज देयर एनी फ्रेश ऑरेंज नेबर? फ्रेश ऑरेंज मतलब 1 वैल्यू के साथ, -1 नहीं होना चाहिए, यानी विजिटेड नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी रॉटन नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, और मैट्रिक्स के बाहर तो होना ही नहीं चाहिए। इज देयर एनी फ्रेश ऑरेंज फॉर 3,0? कोई भी नेबर नहीं है। टॉप ऑलरेडी विजिटेड है, राइट में 0 पड़ा है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, बॉटम ऑलरेडी विजिटेड है, चारों नेबर्स ऑलरेडी विजिटेड ही है या फिर खाली है। तो 3,0 किसी को भी पुश नहीं करवाएगा। सिमिलरली जब आखिरी नोड पॉप होगा 0,3, तो ये भी बोलेगा कि भाई टॉप में कुछ नहीं है, लेफ्ट में 0 है, बॉटम ऑलरेडी विजिटेड है यानी -1 पड़ा है, और राइट में कुछ नहीं है, सो ऑल द नेबर्स आर ऑलरेडी रॉटन। तो ट्रेवर्सल पूरा हो चुका है। हमारे को जो आंसर रिपोर्ट करना है, आंसर विल बी द लास्ट नोड्स विजिटेड वैल्यू। जो आखिरी नोड जितने भी टाइम में विजिट हुई है
वही हमारा आंसर है, उसी टाइमर वैल्यू का, इसी डिस्टेंस वैल्यू का हमें रिपोर्ट करना है। क्या करते हैं, यहाँ पर 0 की जगह 1 मार्क कर देते हैं ताकि हम कॉर्नर केस भी सोच पाए। सो व्हाट इफ दिस वैल्यू इज 1? हमारा पूरा का पूरा ट्रेवर्सल हो चुका है, द एंटायर ट्रेवर्सल इज डन, क्यू खाली हो चुकी है, एक भी नोड नहीं है क्यू में जो इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड करवा पाए। इस वाली नोड ने यहाँ तक इन्फेक्शन करा, इस वाली नोड ने यहाँ तक करा, इस वाली नोड ने यहाँ तक करा और यहाँ तक करा, लेकिन अभी भी एक ऑरेंज है जो फ्रेश रह गया। हाउ विल वी इंश्योर कि अगर हमें आंसर -1 देना है, यानी कोई अगर फ्रेश ऑरेंज रह जाता है तो हम -1 कैसे दे पाए? हाउ विल वी इंश्योर दिस कॉर्नर केस? क्या करें जिससे हमें ये पता लग पाए कि कोई फ्रेश ऑरेंज अभी भी पेंडिंग है इवन आफ्टर परफॉर्मिंग द एंटायर ट्रेवर्सल? पूरा का पूरा ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाने के बाद भी फ्रेश ऑरेंज बच गया, कैसे निकाले? लूप लगाकर चेक कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं, जैसे पहले सारे सोर्सेस को लूप लगाकर पुश किया था। आर यू रॉटन ऑरेंज? यस, पुश इट। आर यू रॉटन ऑरेंज? नो। आर यू रॉटन ऑरेंज? नो। लूप लगाया था, जहां जहां पर भी रॉटन ऑरेंज दिख गए थे उनको पुश कर दिया था क्यू के अंदर, फिर स्टार्ट किया था ब्रेथ फर्स्ट सर्च। वैसे ही ब्रेथ फर्स्ट सर्च खत्म होने के बाद दोबारा लूप लगा लेंगे। इज इट अ फ्रेश ऑरेंज? नो। इज इट अ फ्रेश ऑरेंज? नो। इज इट अ फ्रेश ऑरेंज? नो। इज इट अ फ्रेश ऑरेंज? नो, बिकॉज इट इज -1। इज इट अ फ्रेश ऑरेंज? नो 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 नो। लास्ट फिल्टर का इज इट अ फ्रेश ऑरेंज? यस, तो रिटर्न -1। भाई लूप लगा लो, चेक कर लो कि क्या कोई फ्रेश ऑरेंज बच गया मैट्रिक्स में। अगर तब भी कोई फ्रेश ऑरेंज बच गया, वी हैव टू से कि द आउटपुट शुड बी -1 इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 3। मतलब अगर सारे फ्रेश ऑरेंजेस खत्म हो गए, आपने लूप लगाया, कोई भी फ्रेश ऑरेंज नहीं मिला, तो जो भी आखिरी नोड का विजिटेड वैल्यू था वही आंसर है। लेकिन लूप लगाने के बाद एटलीस्ट एक फ्रेश ऑरेंज अगर आपको मिल जाता है तो आंसर हमें -1 रिपोर्ट कर देना है। सो कॉर्नर केस हैंडल करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोड थोड़ा लेंदी होगा। लेट्स मूव टू द कोड नाउ। पहली चीज हम क्या करेंगे, पहली चीज हम बनाएंगे क्यू। हालांकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर जब हम जावा में बनाते हैं तो क्या क्यू इस तरीके से बनाई जा सकती है? कैन वी क्रिएट अ क्यू लाइक दिस? क्या ये करेक्ट सिंटैक्स है? अज्यूमिंग कुछ भी डेटा टाइप यहाँ पे हम डाल लें, अभी के लिए मान लेते हैं इंटीजर दिया मैंने, क्या ये एक वैलिड सिंटैक्स है? No. Queue is an interface in Java. We cannot create objects of queue in Java. अगर मुझे queue के objects बनाने हैं तो मुझे या तो linked list यूज करना पड़ेगा या फिर array DQ यूज करना पड़ेगा। I would prefer linked list क्योंकि हमने linked list पढ़ रखी है या फिर पढ़ लेंगे आगे जाके, hopefully पढ़ी रखी होगी। तो लिंक लिस्ट में अगर मान लो इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम आंसर कर पाएंगे। एरे डीक्यू में कोई पूछ लेता है तो प्रोबेबली ना कर पाए। अगर हमें सर्कुलर क्यू आती है तो हम एरे डीक्यू भी बता पाएंगे, लेकिन लिंक लिस्ट तो डेफिनेटली हमने पढ़ी रखा है। आई विल प्रेफर लिंक लिस्ट फॉर द क्यू इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि क्यू में हम इंटीजर नहीं डाल रहे थे, हम क्यू में ट्रिपलेट्स डाल रहे थे। रो कॉलम डिस्टेंस, रो कॉलम डिस्टेंस, रो कॉलम डिस्टेंस। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज I will change this integer to a array. एक array पुश कर देंगे क्यू में, एक array जिसका साइज 3 होने वाला है। 0th इंडेक्स पे रो, फर्स्ट इंडेक्स पे कॉलम, सेकंड इंडेक्स पे डिस्टेंस। हम ऐसा मीनिंग मान लेंगे कि एक ऐसा रो पुश करेंगे, एक ऐसा array पुश करेंगे जिसका 3 साइज होगा, रो, कॉलम और डिस्टेंस एट 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। हम अपने लिए मीनिंग असाइन कर लेंगे। क्या इंटरव्यू में ऐसा करना चाहिए? इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू में हमेशा कोई पेयर नाम की क्लास बनाओ, नोड क्लास नाम की क्लास बनाओ, ट्रिपलेट नाम की क्लास बनाओ, कोई क्लास पुश करो क्यू के अंदर इंस्टेड ऑफ पुशिंग एरे। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी कोड करना है, थोड़ा फास्ट करना है, तो पहले क्लास बनाओ, फिर उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट बनाओ, वो सब ना करके हम सिंपल एरे के साथ खेल रहे हैं। ओके, क्या क्यू में एक ही नोड पुश होएगा? Will there be only one source node? मान लेते हैं अभी 0,0 एक सोर्स नोड है, क्या सिर्फ एक 0,0 ही पुश होने वाला है क्यू के अंदर, या फिर बहुत सारे सोर्स नोड्स पुश होंगे? जैसे कि अभी वाले एग्जांपल में हमने इन 3 नोड्स को पुश किया था। So what do we have to do? We have to run a loop over entire matrix and check कि कहां पर 2 पड़ा है, कहां पर rotten orange पड़ा है। उन सारे के सारे rotten oranges को हमें क्यू के अंदर पुश करना है। So let me take out the number of rows and number of columns. Number of rows ले लेते हैं rows नाम के वेरिएबल में grid dot length से, columns ले लेते हैं grid of 0 dot length नाम के वेरिएबल में, और we will say go over all the rows from 0 till less than rows. Similarly, go over all the columns from j0 till j less than number of columns j plus plus.
फॉल्स a प्लस प्लस एंड वी विल से कि यार जहां पर भी हमें एक 2 नाम की वैल्यू मिलेगी, ग्रिड ऑफ i कॉमा j इज इक्वल्स टू 2, यानी जहां पर भी रॉटन एज मिलेगा, जितने भी सोर्सेज होंगे उन सारे के सारे सोर्सेज को हम क्यू के अंदर पुश करेंगे, यानी उसका रो पुश कर देंगे एज जीरो इंडेक्स, कॉलम पुश कर देंगे i एज जीरो इंडेक्स, j एज फर्स्ट इंडेक्स, बट विद व्हाट डिस्टेंस शुड वी पुश देम? जो तीसरा वैल्यू है डिस्टेंस, सारे के सारे रूट नोड, सारे के सारे सोर्स नोड कितने डिस्टेंस के साथ पुश हुए थे? जो ऑलरेडी रॉटन है वो कितने टाइम पर रॉटन है, वो मतलब उन्हें कितना टाइम लग रहा है रॉट होने पे? भाई वो तो 0 टाइम पे रॉटन है ना। जो भी ऑलरेडी पुश्ड होंगे, जो भी ऑलरेडी रॉटन होंगे, वो तो 0 यूनिट ऑफ टाइम पे रॉटन होंगे, उन्हें तो टाइम लग ही नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी रॉटन ही है। So we will push the already rotten oranges at 0 unit of time, not 1. This is what will help us do multi-source breadth first search. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं? मल्टी सोर्स BFS कर पा रहे हैं। एक साथ सारे के सारे सोर्सेस पे ब्रेडथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट करेंगे। बस एक चीज करिए कि सारे के सारे सोर्सेस को क्यू के अंदर डाल दिया। अब जो नॉर्मल ब्रेडथ फर्स्ट सर्च होता था वो करेंगे, यानी क्यू में से एक नोड को पॉप करो तब तक जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, और जिस भी नोड को पॉप कर रहे हो उस नोड के नेबर्स को पुश करो और उन नेबर्स को विजिट मार्क कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने करंट नोड को पॉप किया तो एक एरे पॉप हुई, क्योंकि हमने जो क्यू के अंदर पुश कर रखी है वो एरे पुश कर रखी है। तो लेट मी टेक आउट एरे, लेट मी नेम इट एरा। एक एरे पॉप करी, उस एरे के पास 3 चीजें थी, तो उन 3 चीजों को अलग अलग वेरिएबल में डाल लेते हैं। रो इज नथिंग बट आई को मान लेते हैं एरे ऑफ 0, j इज द करंट कॉलम एरे ऑफ 1 एंड डिस्टेंस इज द करंट डिस्टेंस एरे ऑफ 2। भाई हमने पुश किया 3 चीजें, रो कॉलम डिस्टेंस, तो इन तीनों चीजों को मैंने i j d में निकाल लिया या फिर r c d में निकाल लिया। अब जो भी करंट नोड हमने पॉप करी है उसके नेबर्स को पुश करना है। याद करो जब 0,0 पॉप हुआ था तो हमने उसके नेबर 1,0 को पुश करवाया था। जब 3,3 पॉप हुआ था तो हमने उसके 2 नेबर्स को पुश करवाया था at 2,3 and 3,2। So we have to check the 4 neighbors top, left, bottom, right। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। अगर मेरे को एक R, C वाला सेल है उसके नेबर्स को चेक करना है तो टॉप सेल का डायरेक्शन क्या होगा? टॉप सेल के रो और कॉलम में कितना चेंज आएगा? लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। मान लो हम एक सेल पर खड़े हैं, लेट मी क्रिएट अ सिंपल टिक टैक टो, एक ऐसा मैट्रिक्स सा बना लेते हैं टिक टैक टो जैसा। मान लो हम एक सेल पर खड़े हैं जो कि है रो कॉमा कॉलम वाला। अगर मैं इसके टॉप पर जाता हूं तो मैं कौन से रो कॉलम पे जा रहा हूं? मैं कौन से रो कॉलम पे जा रहा हूं? ग्रेट समृद्धि, ग्रेट हर्ष, प्रशांत, खान, ग्रेट एवरीवन। भाई हम अगर टॉप पर जा रहे हैं तो हम पिछली रो पर जा रहे हैं, रो -1, पिछली रो। सोच के देखो, अगर आप 3,3 से टॉप जाते हो तो आप 2,3 पर जाओगे, 2,3 से टॉप जाओगे तो 1,3, 1,3 से टॉप जाओगे तो 0,3। तो टॉप जाना है यानी पिछली रो पर जाना है। और इसी का ही अगर अपोजिट कर दें, बॉटम जाना होगा तो कौन सी रो पर जाएंगे? टॉप जाना यानी पिछला रो, बॉटम जाना है यानी इट विल बी नेक्स्ट रो, रो +1 कॉलम। 0,0 से बॉटम गए तो 1,0, 1,0 से बॉटम गए 2,0। सिमिलर तरीके से 3,2 से बॉटम गए तो 4,2। तो बॉटम जाना है यानी नेक्स्ट रो सेम कॉलम। टॉप या बॉटम जाना तो कॉलम सेम रहता है, पिछला रो अगला रो होता है बस। लेकिन अगर उल्टा ले लें, मतलब लेफ्ट राइट ले लें, तो लेफ्ट पर जाना विल चेंज इन द कॉलम एंड सिमिलरली राइट पर जाना विल चेंज इन द कॉलम, बट हाउ मच? लेफ्ट और राइट में जाना है तो रो सेम रहेगा लेकिन कॉलम में कितने कितने का चेंज आएगा? -1 इन द कॉलम इफ वी गो टू लेफ्ट, +1 इन द कॉलम इफ वी गो टू राइट। इफ वी थिंक ऑफ दिस कि यहां से लेफ्ट पे जा रहे हैं तो पिछले कॉलम पे जा रहे हैं, कॉलम -1, राइट पे जाएंगे तो अगले कॉलम पे जाएंगे, कॉलम +1। सो इसको याद भी रखना हो तो ज्यादा बड़ी बात है नहीं। देयर आर 4 नेबर्स, रो -1 कॉलम, रो कॉमा कॉलम -1, रो +1 कॉलम, रो कॉमा कॉलम +1। किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हो। याद नहीं भी होता है तो इवेंचुअली इंटरव्यू के अंदर ही निकाल भी सकते हो, इतना बड़ी बात है नहीं। आई वुड से कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मैट्रिक्स ट्रेवर्सल के ऊपर ऑटोमेटिकली ये 4 डायरेक्शन तो याद हो ही जाएंगे। चलो डायगोनल कुछ लोगों को याद नहीं हो पाता,
लेकिन ये 4 डायरेक्शन तो हर कोई याद कर ही लेता है. तो लेट्स गो बैक एंड एक्सप्लोर दीज 4 डायरेक्शन. हम बोलते हैं कि अगर पिछला रो एग्जिस्ट करता है, रो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, सेल होना चाहिए ऊपर, और ऊपर वाला सेल किस वैल्यू का सेल होना चाहिए, वो ऊपर वाले सेल पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उसे विजिट करेंगे. हम कौन से नेबर्स को विजिट मार्क कर रहे थे, कौन से नेबर्स को पुश कर रहे थे क्यू में. थिंक ऑफ इट. अगर मान लो इन नोड की बात करें तो इसने अपने टॉप वाले नेबर को पुश नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी रोटन था. इसको भी पुश नहीं किया था क्योंकि 0 पड़ा था, यानी बॉल थी, एम्प्टी सेल था. इसको भी पुश नहीं किया था क्योंकि एम्प्टी था. इसको भी पुश नहीं किया था क्योंकि एम्प्टी था. हम किस नेबर को पुश कर रहे थे, सिर्फ वही नेबर जहां पर 1 पड़ा हो, जहां पे फ्रेश ऑरेंज हो. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेक क्या टॉप सेल एग्जिस्ट करता है. अगर हाँ, तो क्या उस टॉप सेल पर एक फ्रेश ऑरेंज है, यानी 1 वैल्यू प्रेजेंट है रो -1 कॉलम पर. If yes, we will push it into the queue and we will add a new array row -1 column, but with what distance? कितने डिस्टेंस के साथ नेबर को पुश किया जा रहा है. जब भी हम नेबर्स को पुश कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस के साथ पुश कर रहे हैं, अगले लेवल के नोड्स कितने डिस्टेंस के साथ पुश हो रहे हैं. वी आर ऑलवेज पुशिंग देम विद 1 एक्स्ट्रा डिस्टेंस. जो भी करंट डिस्टेंस है उसमें एक ज्यादा ऐड कर दो. भाई अगर करंट नोड 1 डिस्टेंस है सोर्स से, तो अगला नोड 1 ज्यादा होगा, d+1. तो ये जो कोड लिखा है ये एक नेबर के लिए लिखा है, टॉप वाले नेबर के लिए लिखा है, रो -1 यानी टॉप नेबर. कॉलम -1 कर दूंगा तो वो लेफ्ट नेबर हो जाएगा. तो चलो पहले बॉटम कर देते हैं. इफ आई विल से रो +1 इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, चेक करना है भाई वो सेल एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगला रो अगर एग्जिस्ट करता है तो अगला रो क्या एक फ्रेश ऑरेंज है, अगर हाँ तो उसे भी पुश कर दो. सेम तरीके से इफ previous column exists, यानी column -1 is greater than equal to 0 या column is greater than 0, एक ही बात है दोनों. अगर पिछला column exist करता है और उस column पर एक fresh orange पड़ा है, यानी left वाले सेल पर एक fresh orange पड़ा है, तो left वाले सेल को पुश कर देना है with same distance d+1, row comma column -1 with distance d+1. लेकिन चौथा डायरेक्शन मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इफ कंडीशन में ब्रैकेट्स हटा देता हूँ थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइंस को कम करने के लिए. आई होप हम जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो हमें समझ आ पा रहा हो. देखो कोड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि थोड़ा ज्यादा होने वाला है. हम इसको कम भी कर सकते हैं यूजिंग अ लूप, लेकिन अभी हम उन सारे ऑप्टिमाइजेशंस पर नहीं जा रहे कि कोड की लेंथ को छोटा कैसे करें, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे. कॉलम +1 यानी नेक्स्ट कॉलम अगर एग्जिस्ट करता है, नेक्स्ट कॉलम में इट इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम एंड नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू अगर 0 ना होके 1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी नेक्स्ट कॉलम पर फ्रेश ऑरेंज पड़ा है, राइट नेबर पर फ्रेश ऑरेंज होना चाहिए. इफ वी हैव अ फ्रेश ऑरेंज एट राइट नेबर वी विल पुश द राइट नेबर एज वेल. जिस भी नेबर पर आपको एक फ्रेश ऑरेंज दिख जाए उस नेबर को आपको पुश कर देना है विद डिस्टेंस d+1 d+1 d+1. जहां पर भी नेबर दिख जाए फ्रेश, पुश इट. तो दो चीजें चेक हुई हैं, क्या वो सेल एग्जिस्ट करता भी है, क्या वो सेल है भी मैट्रिक्स में, अगर है तो क्या फ्रेश है, विजिटेड नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ ऑलरेडी रॉटन नहीं होना चाहिए. तो आई मिस वन थिंग एक्चुअली, जब भी हम पुश कर रहे हैं नेबर्स को तो हमें विजिट भी तो मार्क करना है. So we will update grid of row -1 column as -1. We will update the bottom neighbor as -1. जिस भी नेबर को पुश कर रहे हो उसको विजिट भी मार्क करना है. तो थोड़ा कोड और भी लेंथी होगा. विजिट अगर नहीं मार्क करोगे तो इनफाइनाइट रिकर्जन में फंस जाएंगे. कोड खुद से लिखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन even if you are able to understand 80% of this code, it is great. हमें लॉजिक ज्यादा समझ में आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोड तो इवेंचुअली जब हम खुद लिखेंगे, कोड को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, अगर नहीं पिस्टक हो रहे हैं तो समझ आ जाएगा. वी एसेंशियली आर डूइंग 4 नेबर्स, 4 नेबर्स हमने पुश किए हैं. जब पुश कर रहे हैं तो विजिट भी मार्क कर देते हैं, यानी उन्हें -1 भी मार्क कर देते हैं. कॉलम +1 लेस देन कॉल्स के लिखा है. अच्छा जी, ओके चेक कर लेते हैं. मान लो यहाँ पर खड़े हैं 3,3 पर अफरोज आलम. जब हम राइट वाले नेबर पर चेक करते हैं तो 3,3 का राइट नेबर होगा 3,3+1 यानी 3,4. लेकिन क्या इस मैट्रिक्स में 3,4 एग्जिस्ट करता है? डज रो 3 कॉलम 4 एग्जिस्ट? इज देयर एनी कॉलम 4? इज देयर एनी कॉलम 4? जब हम राइट जा रहे हैं यानी अगले कॉलम जा रहे हैं,
इफ वी आर डूइंग कॉलम प्लस वन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कॉलम, लेकिन हमें चेक भी करना पड़ेगा भाई नेक्स्ट कॉलम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो नेक्स्ट कॉलम कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब वो लेस देन 4 ना हो। कॉलम्स जब एग्जिस्ट करते हैं जब वो लेस देन 4 हो, राइट साइड जा रहे हो तो तब राइट साइड जा रहे हैं, कॉलम 0 से राइट साइड जाएंगे तो इट शुड बी लेस देन 4, लेस देन 4, लेस देन 4। बट कॉलम 3 से नेक्स्ट कॉलम जाएंगे तो इट इज नॉट लेस देन 4, इट इज नॉट लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज व्हाई आई एम चेकिंग कि राइट साइड जाओ तो अगला कॉलम नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। सिमिलरली जब हम बॉटम जा रहे हैं, रो प्लस 1 जा रहे हैं, मान लो यहां वाले से बॉटम चेक करेंगे 5,0, रो 5 कॉलम 0, 5,0 से नीचे जाएंगे तो हम 6,0 पर पहुंचेंगे, लेकिन 6th रो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू 6। So whenever we are going down, we should check, is the row which is in the down, row plus 1, is it really less than number of rows or not? जब भी हम right जाएंगे, we should check, is the next column really less than total number of columns or not? Left जाना हो या ऊपर जाना हो तो positive होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से left जाएंगे तो हम column -1 पर जा रहे हैं जो obviously invalid है। जब हम यहाँ से top जा रहे हैं तो हम row -1 पर जा रहे हैं जो again negative है। तो -1 जब कर रहे होते हैं रो में और कॉलम में तो ये चेक करना होता है कि क्या वो नया सेल, वो नेबर सेल पॉजिटिव है या नहीं, 0 या 0 से बड़ा है या नहीं। लेकिन जब हम राइट साइड जाएं या बॉटम जाएं, दिस इज बॉटम, दिस इज राइट साइड, तो हमें चेक करना होता है कि क्या वो अगला रो या अगला कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं, बाय चेकिंग इज इट लेस देन नंबर ऑफ रोज, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आई एक्सप्लेन दिस नॉट जस्ट टू अफरोज बट टू एवरीवन एल्स। क्या ये इफ कंडीशंस में जो हमने ये चेक्स लगाए हैं टू चेक वेदर अ सेल एग्जिस्ट और नॉट, क्या ये भी समझ आए हैं थोड़े थोड़े? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी रॉटन ऑरेंज है, 3 तरह की वैल्यू थी, 2 मींस रॉटन ऑरेंज, 1 मींस फ्रेश ऑरेंज, जितने भी रॉटन ऑरेंज थे उन सारे के सारे रॉटन ऑरेंज को हम क्यू के अंदर पुश कर रहे थे। चलो बाकी का कोड लिखते हैं। हमने आंसर क्या रिपोर्ट करना था? आंसर हमें रिपोर्ट करना था आखिरी नोड का विजिटेड वैल्यू, आखिरी नोड कितने टाइम में विजिट हो रहा है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज एक टाइमर रख लूंगा और वो टाइमर हमेशा आखिरी नोड के टाइमर से अपडेट होता जाएगा। मतलब टाइमर विल ऑलवेज गेट अपडेटेड विद द करंट डिस्टेंस। जैसे जैसे नोड पॉप होगी हम टाइमर को उस नोड के डिस्टेंस से अपडेट कर देंगे। लेकिन इस टाइमर को रिटर्न करने से पहले शुड वी चेक समथिंग, क्या हमें इस वाले टेस्ट केस में डिस्टेंस 3 रिटर्न करना चाहिए था? क्या टाइमर 3 आंसर आएगा? क्या हम सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस को रॉट कर पाए थे इस टेस्ट केस में? याद करो मैंने ये वाला फ्रेश ऑरेंज इंसर्ट कर दिया था। वी हैव टू चेक वन कॉर्नर केस, और वो क्या है, वो है कि भाई दोबारा से अपने मैट्रिक्स पर लूप लगाओ, ये चेक करो इस बार कि क्या कोई मैट्रिक्स में फ्रेश ऑरेंज तो नहीं रह गया, क्या कोई मैट्रिक्स ऑफ i, j 1 तो नहीं रह गया, फ्रेश ऑरेंज तो नहीं रह गया। इफ एनी सेल इज फ्रेश ऑरेंज रिटर्न -1। दिस इज द इम्पॉसिबल वाला कॉर्नर केस कि अगर कोई फ्रेश ऑरेंजेस पूरा का पूरा ट्रेवर्सल करने के बाद भी बच जाए, मतलब वो कभी भी रॉट हो ही नहीं सकते, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर वो रॉट हो ही नहीं सकते तो रिटर्न -1। तो आई नो कोड इज लेंथी, इसको छोटा करा जा सकता है, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। वो कोड छोटा करने का जो काम होता है वो हम तब कर सकते हैं जब हमें बेसिक क्लियर हो। लेकिन ये जो करंट हमने कोड लिखा है, ये अगर हमारे को वो ऑप्टिमाइजेशन ना भी आती हो तो भी हम कर पाएंगे इंटरव्यू में। पूरे प्रॉब्लम में कहीं पर भी ग्राफ नहीं था, आपको लगेगा ही नहीं ग्राफ का प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे होंगे वो ग्राफ की एल्गोरिथम होगी। हमने जो बीएफएस परफॉर्म किया, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल किया है, वो एक ग्राफ का एल्गोरिथम है, लेकिन ग्राफ है ही नहीं है। सो इट इज आयरॉनिकल। सो कुछ लोग पूछते हैं कि हाउ कैन वी इंश्योर कि हमारी जॉब लग रही हो, या फिर हाउ कैन वी इंश्योर कि हम अच्छा पैकेज क्रैक कर रहे हो। दिस इज द ओनली आंसर, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, द ओनली आंसर टू दिस। आप लोग उनमें से हो जो कंसिस्टेंट हो इस पॉइंट तक, सो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। आई नो द जर्नी इज हार्ड, आई नो एआई वगैरह से डर भी लग रहा होगा आप लोगों को कि नंबर ऑफ जॉब्स रिड्यूस हो रही हैं, या फिर फ्रेशर्स की ओपनिंग्स कम है, या फिर जो राउंड्स है उसमें एआई राउंड भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। आई नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गोइंग, क्योंकि मेरा खुद का एक कजन है जो 4th ईयर में एंड ही इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, बट यू हैव टू थिंक ऑन द कंट्रोलेबल्स। जो चीज आपके कंट्रोल में है उन चीजों पे फोकस करो। द थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट देम।
आई लर्न दिस हार्ड वे, मतलब जब मेरे को अपने कंपनी के अंदर प्रमोशन के लिए फाइट करनी थी, देन आई गॉट टू नो कि यार जो चीजें मेरे हाथ में ही नहीं है उस चीज के लिए इतना क्यों सोचना। तो मेरे तरीके से मैंने अपना किसी इंटरव्यू में बेस्ट दिया हो, अब उस इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हूँ या ना हूँ, ना होने का जो भी रीजन हो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू जस्ट लर्न अबाउट माय मिस्टेक्स, आई हैव टू लर्न अबाउट द शॉर्टकमिंग्स, आई हैव टू लर्न अबाउट कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, एंड आई हैव टू कम प्रिपेयर्ड द नेक्स्ट टाइम। मतलब अगर मैं किसी इंटरव्यू में फेल हो रहा हूँ या फिर कोई कंपनी मेरे को इंटरव्यू ही नहीं देने दे रही, मतलब शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर रही, तो व्हाट am I doing wrong? That is what you have to introspect. You do not have to think यार कंपनीज क्यों नहीं आ रही या फिर कंपनी किसी और को क्यों लेके जा रही है। थिंक अबाउट वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, वेयर आर यू गोइंग करेक्ट। डोंट थिंक अबाउट व्हाई अदर्स आर डूइंग बेटर देन यू, अदरवाइज मतलब वो जो लूप है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। Great. Anyways, it was great having a session with you folks. Stay consistent. Keep coding. Journey almost आप 80% पूरी कर चुके हो अगर अब तक प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हो तो। Now the last leg is the difficult leg, लेकिन it is the most important one I would say for interviews, dynamic programming and graph.